हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सब? सभी को न्यू लाइट प्रयास के इस चैनल पे सभी का भव्य स्वागत और भव्य अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, आज आपका पेपर हुआ था FST 09। आज आपका पेपर था और मुझे आशा और उम्मीद है कि आज आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जहाँ भी आपकी कमियाँ रह गई हैं, जहाँ भी आपकी त्रुटियाँ रह गई हैं, आज हम लोग हिंदी माध्यम के तरीके से आपकी कमियों को, त्रुटियों को डिस्कस करेंगे और आपकी त्रुटियों को, कमियों को दूर करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आज के पेपर में 100 क्वेश्चन थे। शुरुआत के 101 यानी 101 से 150 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन मैं यानी कि डॉक्टर अनिरुद्ध अग्निहोत्री मैं करूंगा। आगे के क्वेश्चन 151 से 200 तक के आपके पसंदीदा सर, सीनियर फैकल्टी ऑफ न्यू लाइट सुधीर सर करेंगे आपके सामने डिस्कस। तो बने रहिए सेशन पे और सारे क्वेश्चन का मजा लेते रहिए। तो आपको पता है कि सारे सेशन की शुरुआत हम लोग अपने सर के मिशन के साथ करते हैं और हमारे सर का मिशन आपको पता ही है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो अब सर के मिशन को साकार करने के लिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज के पेपर का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए पहले क्वेश्चन में क्या होगा सही जवाब। कह रहे नीचे दिए गए प्रदर्शित चित्र में वंशानुगत के प्रकार और इससे संबंधित बीमारी को पहचानना है। तो आपको यहाँ पर जो दी गई है पेडिग्री, इसके बारे में, डायग्राम के बारे में पहचानना है कि ये आपका डायग्राम किसका है। डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड होता है। तो सबसे पहली बात हम पहचानते हैं कि ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। ये जो अलिंगी लिखा है इसको हम लोग ऑटोसोमल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोसोमल। अलिंगी को हम लोग कहते हैं ऑटोसोमल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोसोमल। ध्यान देंगे। और जो लिंगी है इसको हम लोग कहते हैं सेक्स लिंक्ड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सेक्स लिंक्ड। ये पहली बात जान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला हम ये पता लगाते हैं कि ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि पहला फिगर जो है ये आपका जो राउंड सर्किल है ये है फीमेल के लिए और दूसरा फिगर जो है ये है आपके मेल के लिए। जहाँ पे आपका फीमेल में कलर भरा हुआ है ये अफेक्टेड फीमेल है यानी कि संक्रमित फीमेल है और दूसरा आपके हेल्दी यहाँ पे मेल है। तो ये है जनरेशन 1। यहाँ पे आप देखिए तो ये है इनकी जनरेशन 1। उसके बाद में जनरेशन 2 में आइए जरा। तो जनरेशन 2 में देखिए यहाँ पे क्या सभी लोग हमको हेल्दी मिल पा रहे हैं? नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि आपके जो फीमेल यहाँ पे थे, इन फीमेल से डिजीज कहाँ जा रही है? इन फीमेल से डिजीज आप देख पा रहे हैं कि फीमेल में तो जा ही रही है और साथ में हमको मेल में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो जब भी आपको क्या दिखाई पड़े कि फीमेल से डिजीज मेल में भी जाती दिखे, फीमेल में भी जाती दिखे, तो ये इंडिकेशन होता है ऑटोसोमल का। ये इंडिकेशन किसका होता है? ये इंडिकेशन होता है ऑटोसोमल का। तो सेक्स लिंक्ड वाले दोनों ही ये गए मैदान से बाहर। आपको ये पहली बात पता चल गई कि ऑटोसोमल डिजीज है। अब दूसरा क्या है? दूसरा आपको पता लगाना है कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो भाई आपको यहाँ पे अप्रभावी जो बात लिखी गई है ये बात रिसेसिव के लिए बात करी गई है और प्रभावी की जो बात है इसको हम लोग डोमिनेंट बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट। आपको ये पता लगाना है कि रिसेसिव है या डोमिनेंट है। तो मेरे भाई यहाँ पर डोमिनेंट है या रिसेसिव है ये पता लगाने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान ये रखना है क्या G1 की डिजीज G2 में या G2 की डिजीज G3 में क्या सभी जनरेशन में जा रही है या किसी भी जनरेशन में स्किपिंग हो रही है। तो क्या हो रहा है आप ध्यान से देखिए। G1 में अगर बात करें तो G1 में भी हमको यहाँ पे डिजीज दिख रही थी। G2 में अगर आए तो G2 में भी हमको यहाँ पे डिजीज दिख रही है। G3 में अगर आए तो G3 में डिजीज यहाँ पर हमको दिख रही है। ये दोनों के दोनों ही स्ट्रक्चर आपके G3 के लिए बनाए गए हैं। तो G1 में भी डिजीज, G2 में भी डिजीज, G3 में भी डिजीज। मतलब क्या? मतलब है डोमिनेंट। मतलब क्या है? इशारा क्या है
इशारा है ये डोमिनेंट की तरफ, और डोमिनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डोमिनेंट को हम लोग कहते हैं प्रभावी। क्या कहते हैं, प्रभावी। तो यहां पर भैया प्रभावी जहां पे लिखा है वही होगा आपके सामने सही जवाब। सही जवाब क्या होगा, ध्यान से देखिए, सही जवाब होगा प्रभावी और आपका आलिंगी। तो यहां पर आपके सामने आंसर क्या बन के आ गया, आंसर बन के आ गया भैया सेकंड, आंसर बन के आ गया आपका सेकंड। आलिंगी होगा, ऑटोसोमल होगा, प्रभावी यानी डोमिनेंट डिजीज होगा, और ये डिजीज होती है मायोटेनिक, मायोटेनिक दुष्पोषण होती है, इसको हम लोग मायोटेनिक डिस्ट्रॉफी भी कहते हैं। तो ये डिजीज आपने एनसीईआरटी में चैप्टर पढ़ा होगा, तो बिल्कुल पढ़ा होगा। तो आप इस तरीके से फिगर देख के अंदाजा ला सकते हैं कि आपका ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है। यहाँ पर जो बात करी गई है वो आपके ऑटोसोमल और डोमिनेंट की बात करी गई है। तो आंसर आपका बनेगा विकल्प नंबर 2, आंसर बनेगा विकल्प नंबर 2 बनेगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं अगले प्रश्न में मेरे भाई साहब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दिए गए चित्र के लिए सही कथन आपको बताना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये फिगर पहचानना है। यहां पर बताइए कि ये जो फिगर है ये फिगर किस चीज का है। आपको क्या दिख रहा है कि ये आरएनए है, और ये आरएनए के ऊपर एक आपका राइबोसोम का छोटा सब यूनिट, ये आपका बड़ा सब यूनिट आपके राइबोसोम पे लगा है, और यहाँ पर ये देखिए ग्लाइसिन यानी डिफरेंट अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, और ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रोटीन निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो है आपको क्या दिख रहा है, प्रोटीन का बनना दिख रहा है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है प्रोटीन का बनना। और आपको पता है कि जो ये mRNA है, देखिए यहाँ पे mRNA लिखा है, जो mRNA है ये जब mRNA बनाते हैं प्रोटीन, mRNA जब आपके प्रोटीन बनाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग कहते थे ट्रांसलेशन। इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग कहते थे ट्रांसलेशन। आपने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जरूर पढ़ा होगा, इसको हम लोग कहते थे ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कहते थे मेरे भाई साहब। तो कहां लिखा है ट्रांसलेशन, कहां लिखा है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन आपका लिखा है विकल्प नंबर 1 में, ट्रांसलेशन लिखा है आपके 102 के विकल्प नंबर 1 में। तो सही उत्तर क्या बनेगा, सही उत्तर यहां पे बन के आएगा आपका विकल्प नंबर 1। प्रश्न संख्या 102 का विकल्प 1 होगा सही जवाब। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहे हैं पीजीआर जो आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, तो ये इनमें गैसीय पीजीआर कौन है जो गैस फॉर्म में मिलता है। ये गैस फॉर्म में जो होता है इसको हम लोग इथाइलिन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग कहते थे इथाइलिन। फार्मूला क्या होता था, C2H4 फार्मूला होता था। ये गैस फॉर्म में रहता था, हमको याद रखना है, ये होता था गैस, गैस फॉर्म में होता था। तो कहाँ लिखा है C2H4, C2H4 सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है। तो आपका जवाब यहाँ पे क्या होगा, आपका जवाब होगा यहाँ पे, आपका जवाब होगा विकल्प नंबर 1। प्रश्न संख्या 103 का विकल्प नंबर 1 होगा सही जवाब। अगला प्रश्न 104 आपके सामने कुछ फिगर दिए गए हैं। ये फिगर आपको पहचानना है और आपको बताना है क्या, पढ़िए। कह रहे मानव जनसंख्या से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा चित्र स्थिर, स्थिर का मतलब है स्टेबल के लिए बात करी जा रही है, ध्यान दीजिए, स्टेबल जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर आपको चित्र पहचानना है कि कौन सा चित्र आपका स्टेबल जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। इसके लिए आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि ये जो चित्र है इसमें 3 बातें हैं, प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन और पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। तो ये जो आपका नीचे वाला जो लाइन है ये आपका क्या होता है, ये जो आपका नीचे वाला लाइन है मेरे भाई साहब, इसको हम लोग कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन कहते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो इसे हम लोग कहेंगे पूर्व जनन जनसंख्या कहते हैं। अब इसके बाद में जो ऊपर जो दूसरे कॉलम बने हैं, ये जो दूसरे कॉलम मेरे भाई साहब आपके बने आपको दिख पा रहे होंगे, ये जो दूसरे कॉलम हैं, ये दूसरे कॉलम क्या हैं, ये आपके रिप्रोडक्टिव वाले हैं,
ये आपके हैं रिप्रोडक्टिव, ये आपके रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन के कॉलम है, रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन के आपके ये कॉलम हैं। उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ आपके और भी कॉलम नजर आ रहे हैं जो तीसरे कॉलम आपके टाइप के बन पा रहे हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट, यानी बाद में, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी रिप्रोडक्टिव के बाद वाली स्टेज की जनसंख्या। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दोनों में स्थिर कौन है। दोनों में स्थिर वो होते हैं जब आपका रिप्रोडक्टिव जो है, ये रिप्रोडक्टिव जो है ये हमारा इक्वल हो जाए किसके, ये इक्वल हो जाए हमारे किसके, प्री रिप्रोडक्टिव के हो जाए। यानी कि जब रिप्रोडक्टिव, जब क्या हो जाए, जब रिप्रोडक्टिव वाली जो पॉपुलेशन है, ध्यान दीजिए, जब रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है ये बराबर हो जाए किसके, प्री रिप्रोडक्टिव के, ये बराबर हो जाए जब प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन के, जब ये हो जाती है बराबर, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टेबल ग्राफ कहते हैं। तो आप सारे फिगर में देखिए कि ये जो प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है ये रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन के बराबर कहाँ है। क्या यहाँ पे बराबर दिख रही है, नहीं दिख रही है। आपकी प्री रिप्रोडक्टिव छोटा है और आपका रिप्रोडक्टिव यहाँ पे बड़ा दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इस तरीके से नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी इस तरीके से नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आपकी प्री रिप्रोडक्टिव जितनी है उतनी ही क्या है, उतनी ही आपकी रिप्रोडक्टिव है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि ये दोनों बराबर दिख रहे हैं आपके ग्राफ नंबर सेकंड में। ग्राफ नंबर सेकंड ही होगा आपका सही जवाब, क्योंकि यहाँ पर इसे ही हम स्थिर पॉपुलेशन, स्थिर जनसंख्या मानेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न संख्या 104 का सही उत्तर भैया क्या होगा, प्रश्न 104 का सही उत्तर यहाँ पर बनेगा आपके सामने विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न क्या है भाई साहब, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 105, अगला प्रश्न 105 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित आलेख घास के क्षेत्र में शाकाहारियों की दो जातियां ए और बी में परिवर्तन को दर्शाता है, इन परिवर्तनों का संभावित कारण क्या है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो दिखाया गया ये आपका दिखाया गया जीवों की संख्या, ठीक है, यहाँ पर कुछ संख्या कम रही होगी, इनकी संख्या कुछ ज़्यादा रही होगी, और ये दिखाया गया यहाँ पे समय। तो समय बढ़ता गया, जनसंख्या भी ऊपर घटती बढ़ती क्या रही ये देखिए। तो शुरुआत होती यहाँ पे कुछ संख्या होगी, मान लो यहाँ पर जो भी संख्या मान लें हम, ठीक है, x मान लेते हैं, यहाँ पे 2x मान लेते हैं, या जो भी आप मानना चाहें मान सकते हैं। अब समय जैसे बढ़ता गया, समय आगे बढ़ता गया, तो आपका जो b वाला पॉपुलेशन था, ध्यान दीजिए, जैसे जैसे समय यहाँ बढ़ता गया तो पॉपुलेशन जो b था वो आप देख पा रहे हैं इनकी संख्या बढ़ती गई, इनकी संख्या बढ़ती गई, इनकी संख्या बढ़ती गई। अब दूसरे वालों को देखिए जरा ध्यान से, जो दूसरे वाले थे, यानी कि जो ए पॉपुलेशन जिनकी थी, ये ए पॉपुलेशन पहले तो ये बी से ज़्यादा थी, लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो ये पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती गई और ये पॉपुलेशन आपकी ए पॉपुलेशन यहाँ पे आ गई, मतलब ये पॉपुलेशन कम हो गई। बी पॉपुलेशन बढ़ गई और ए पॉपुलेशन कम हो गई। मतलब क्या है, मतलब जो बी वाला पॉपुलेशन था इसने क्या किया होगा, भोजन के लिए अपनी प्रतिस्पर्धा ज़्यादा करी होगी, कंपटीशन ज़्यादा किया होगा और अपने आप को इसने सर्वाइव अच्छे से कर पाया होगा इन कंपैरिजन टू ए। तो बी यहाँ पे ज़्यादा कर रहा। कहाँ पे ऐसा लिखा है, ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि जो समष्टि बी है वो सफलतापूर्वक भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा किया होगा, किससे अधिक, ए से अधिक, ए से अधिक किया होगा, ध्यान देना। तो समष्टि बी जो है ए से अधिक सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा किया होगा। आपका यहाँ पे आंसर 4 बनेगा, आंसर आपका 4 बनेगा, आपको याद रखना है। यहाँ पर सब कुछ उल्टा सुल्टा दिया गया है तो आपके ये सारे विकल्प गलत हो जाएंगे। तो प्रश्न 105 का सही जवाब क्या बना, प्रश्न 105 का सही जवाब बना विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न 106 आपके सामने है, आपको बताना है यहाँ पर सही विकल्प बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ए क्या है, बी क्या है और आपका सी क्या है। तो ए है हमारी संक्रमण अवस्था, ए संक्रमण अवस्था है, बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है। बी क्या है, बी एंजाइम रहित संकीर्ण ऊर्जा है, ये भी बात बिल्कुल सही यहाँ पे दी गई है। और सी क्या है, एंजाइम युक्त संकीर्ण ऊर्जा है।
तो इसीलिए यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी हमारी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें एंजाइम एडेड है, एंजाइम जुड़ा है। तो यहाँ पर सारी की सारी बातें सही हैं। आपके सामने विकल्प क्या बन के आएगा? आपके सामने विकल्प बन के आएगा 4। प्रश्न 106 का विकल्प नंबर 4 होगा सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं किस वैज्ञानिक के द्वारा ऑक्सीजन विलगित किया जाता है? विलगित का मतलब है यहाँ पे पृथक, विलगित का मतलब यहाँ पे क्या है? पृथक से मतलब है, ध्यान देना है, विलगित का मतलब है यहाँ पे पृथक से। तो किस वैज्ञानिक के द्वारा ऑक्सीजन आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीजन आपका हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग। और ये ऑक्सीजन का अगर बात करें तो ये दिया था FW बेंट ने, ये दिया था आपके FW बेंट ने। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी तीसरा विकल्प इसका सही जवाब होगा। 107 का सही जवाब होगा तीसरा। अगला प्रश्न 108 आपके सामने, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भाग वैसेक्टोमी में हटाया जाता है? तो वैसेक्टोमी में शुक्रवाहक हटाया जाता है, जिसको हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं। शुक्रवाहक जिसको हम लोग कहते थे वास डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या कहते थे? हम लोग कहते थे वास डिफरेंस। इसको हम यहाँ से रिमूवल कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। कहाँ लिखा है शुक्रवाहक? शुक्रवाहक आपके लिखा है विकल्प नंबर 2 में, यानी विकल्प 2 बनेगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने 109, कह रहे हैं कितनी संरचनाएं तने का रूपांतरण है? तो तने का रूपांतरण होता है आपका थॉर्न, फेलोक्लेट, क्लेडोड और ट्रेंड्रिल। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 4। तो ये 4 कहाँ लिखा है? ये 4 लिखा है आपके विकल्प नंबर 1 में। ये किसका रूपांतरण है? ये रूपांतरण होते हैं आपके पत्ती का, पिचर और फेलोड जो होते हैं, ये पत्ती का रूपांतरण होते हैं। तो यहाँ पर जो 4 हैं ऑप्शन, ये आपके तने का रूपांतरण है। सही विकल्प आपका 1 बनेगा आपके प्रश्न 109 का। ये आपको ध्यान रखना है 109 में। अगला प्रश्न क्या है भाई साहब? 109 का पहला है सही जवाब। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 110। अमरूद के लिए गलत बताना है। तो अमरूद के लिए गलत क्या है? ध्यान दीजिए, कह रहे हैं सम्मुख होता है पर्णविन्यास। बिल्कुल सही बात है। अमरूद में क्या होता है? अमरूद में अगर बात करें तो अपोजिट फाइलोटैक्सी पाई जाती है। इसी को हम लोग बोलते थे अपोजिट फाइलोटैक्सी। अपोजिट पाई जाती थी फाइलोटैक्सी, बिल्कुल सही बात है। इपीगाइनस कंडीशन होगा, यानी कि ओवरी हमारा कैसा होगा? ओवरी हमारा होगा इन्फीरियर ओवरी यहाँ पे हमारा होगा। इन्फीरियर ओवरी को ही हम लोग कहते हैं अधोवर्ती अंडाशय। क्या सुपीरियर ओवरी होगा? सुपीरियर ओवरी नहीं होगा, तो गलत ही ढूंढना था। गलत का भाई गलत, यानी यहाँ पे क्या बनेगा आंसर? आपके सामने यहाँ आंसर बन के 4 आएगा। 110 का आंसर क्या बनेगा? 110 का आंसर बनेगा 4। अगला प्रश्न क्या है भाई साहब? अगला प्रश्न 111 आपके सामने, कहने जालिका और समानांतर क्या है? तो 111 में बताइए भैया, जालिका और समानांतर क्या है? ये शिराविन्यास का प्रकार होता है। शिराविन्यास का प्रकार होता है। ये जालिका कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके डाइकॉट में, और ये समानांतर पाया जाता है आपके मोनोकॉट में। तो ये आपका शिराविन्यास का प्रकार होता है। आंसर यहाँ पे सेकंड बनेगा। 111 का आंसर सेकंड यहाँ पे बनेगा। अगला प्रश्न 112, कह रहे हैं गलत अनुरूपता का चयन करना है। तो क्या है भाई साहब यहाँ पे गलत अनुरूपता? कह रहे हैं अंग तंत्र स्तर का शरीर, बेलेनोग्लासेस, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं पंख कहाँ होते हैं? मोर में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्तन ग्रंथियां उपस्थित होती हैं हिप्पोकैम्पस में, नहीं भाई, हिप्पोकैम्पस में उपस्थित नहीं होती है, ये आपकी अनुपस्थित होती है, आपको ध्यान देना है। हिप्पोकैम्पस को हम लोग सी हॉर्स कहते थे, आपको पता है, इसको हम लोग सी हॉर्स कहते हैं। और ये सी हॉर्स आपका बोनी फिशेस में आता था। बोनी जो हम लोग फिशेस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये आपके बातें आती थी, और फिशेस के लिए पीसीज अलग ही आपका क्लास बनाया गया है, तो ये अनुपस्थित है, यही बात गलत है। तो गलत का भाई गलत, यानी आपका आंसर यहाँ पे 3 बनेगा। चौथे बात टेम्पेनम की बात बताइए, हाइला के लिए एम्फीबिया में होता है, बिल्कुल सही बात है। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? 112 का 3 बनेगा सही उत्तर।
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका एक सामने 113। 113 में आपको बताना है सही अनुरूपता का चयन करना है। तो बताइए भैया सही अनुरूपता क्या है? कह रहे हैं पोरीफेरा में, पोरीफेरा के अंदर जो कैविटी पाई जाती थी उसको हम लोग क्या कहते थे? इसको हम लोग कहते थे स्पंजोसील, स्पंजोसील कहते थे। सीलेंट्रेटा में पाया जाता था आपका मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते थे। और यहाँ क्या होता था कि जो आपके मेडुसा होते थे ये बदलते थे आपके किस में? ये बदलते थे आपके पॉलिप में। और पॉलिप बदलता था किस में? पॉलिप बदलता था मेडुसा में। इसे हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते थे और इसे हम लोग मेटाजेनेसिस भी कहते थे। बताइए कि ये जो आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस है हम लोग किससे मिला देंगे? प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम लोग मिला देंगे त्रिकोरिक यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक से मिला देंगे। ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 टाइप ऑफ जर्म लेयर पाई जाती हैं। कार्डेटा में बात करें तो अधरी हृदय होता है। तो बताइए ए का सेकंड कितनी जगह है? ए का सेकंड यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी है नहीं, यहाँ भी है नहीं, यानी यहाँ पे आपके सामने आंसर बन के क्या आ गया? आंसर बन के आ गया सेकंड। ए का सेकंड है, बी का फोर्थ है, सी का 1 है और डी का है आपके सामने थर्ड। आंसर क्या बन के आ गया? आंसर बन के आ गया भैया यहाँ पे सेकंड। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने भाई साहब? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है भाई साहब? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न 114 है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। कह रहे हैं गलत अनुरूपता का चयन करें। गलत अनुरूपता बतानी है। टेम्पोरल अस्थि जो होती है वो करोटी का पार्ट है, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीपिटल करोटी का है, बिल्कुल सही बात है आपकी। पसलियां कह रहे हैं उपांगी है, उपांगी नहीं होती भाई, ये अच्छी कंकाल का पार्ट होती हैं। ये बात यहाँ पे गलत कह रहे हैं। ये आपकी अच्छी कंकाल का पार्ट होती है। कार्पल्स आपके उपांगी होते हैं। गलत पता करना था तो गलत का भाई गलत, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे आपका आंसर मेरे भाई साहब क्या बनेगा? गलत कौन है? ये तीसरा गलत है। तो यहाँ पे आंसर आपके सामने बन के आ रहा है 3, यानी विकल्प नंबर 3 बनेगा इसका सही उत्तर, क्योंकि 3 नंबर की बात गलत बताई गई है। अगला प्रश्न 115 आपके स्क्रीन के सामने। अगला प्रश्न 115 आपके स्क्रीन के सामने है। आपको बताना है गलत कथन। तो क्या है भाई साहब गलत कथन? गलत कथन क्या है? कह रहे हैं यह दृढ़ निर्जीव संरचना है। किसके लिए बात करी जा रही है? कोशिका भित्ति के लिए बात करी जा रही है। कोशिका भित्ति की ये दृढ़ निर्जीव संरचना होती है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। ये कोशिका के संक्रमण से रक्षा करता है, बिल्कुल सही बात है। कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन अलग अलग जगत में समान होता है, समान नहीं होता भाई साहब, ये होता है भिन्न। ये भिन्न भिन्न होता है, आपको याद रखना है। ये आपका भिन्न भिन्न हो सकता है, ये आपका अलग अलग हो सकता है, समान नहीं हो सकता है। तो यही बात यहाँ पे गलत है। गलत का भाई गलत। आपके सामने विकल्प 3 बनेगा इसका सही उत्तर। प्रश्न 115 का सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न 116 कह रहे हैं कोशिकीय अंगक केंद्र की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। और ये रॉबर्ट ब्राउन ने कब करी थी? ये रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी 1831 में। ये रॉबर्ट ब्राउन ने कब करी थी? 1831 में। 1831 कहाँ लिखा है? 1831 लिखा है आपके विकल्प नंबर 4 में लिखा है 1831। तो प्रश्न 116 का सही उत्तर होगा भैया क्या? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने 117। ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे क्या होगा सही जवाब। आपका प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे साइनोबैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य में झिल्लीमयी विस्तार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो बताइए इसे हम क्या कहते थे? बताइए क्या होगा सही जवाब? इसे हम कहते थे क्रोमेटोफोर। इसे हम क्या कहते थे? इसे हम कहते थे क्रोमेटोफोर। तो ये जो क्रोमेटोफोर होते हैं, ये क्रोमेटोफोर आपने बिल्कुल पढ़े होंगे। ये आपके कोशिका द्रव्य में झिल्लीमयी के एक्सटेंशन यानी विस्तार से बनते हैं। तो यहाँ पे क्रोमेटोफोर जो लिखा है वो आपका लिखा है विकल्प नंबर 3 में, यानी कि विकल्प नंबर 3 होगा सही जवाब आपके प्रश्न 117 का। अगला प्रश्न है आपके सामने 118। ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं एंजाइम के लिए गलत कथन का चयन करना है। तो क्या है एंजाइम के लिए भाई गलत कथन? ध्यान से देखिए। कह रहे हैं H2CO3 के निर्माण में
कार्बोनिक एनहाइड्रेज अभिक्रिया की दर को लगभग 10 लाख गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये 10 लाख गुना बढ़ाता है, आपकी ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही जा रही है। दूसरी बात, ऊष्मा स्नेही जीवों में एंजाइम स्थायी होते हैं, इनकी उत्प्रेरक शक्ति उच्च ताप क्रम पर भी बनी रहती है। ये बात भी बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बनाया गया है। एंजाइम अभिक्रिया की दर को संकीर्ण ऊर्जा को बढ़ाकर बढ़ाते हैं, ना भाई बढ़ाकर नहीं घटाकर बढ़ाते हैं, याद रखना है। घटाकर घटाकर बढ़ाते हैं, आपको याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम की अभिक्रिया दर, एंजाइम की जो अभिक्रिया दर है, जब ये दर बढ़ती है तो एक्टिवेशन एनर्जी यानी संकीर्ण ऊर्जा जो होती है ये घटती है। ये दो बातें आपको याद रखनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर बढ़ेगा तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो हमारी घटेगी। तो ये बात यहाँ पे याद रखना है। तो गलत आपको पता करना था, गलत है आपके सामने विकल्प नंबर 3। तो यहाँ पे 3 होगा आपका, विकल्प नंबर 3 होगा सही जवाब आपके प्रश्न 118 का। अगला प्रश्न है आपके सामने 119, बताइए क्या होगा सही जवाब। कह रहे हैं गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर, देखो ध्यान दीजिए संघनित की बात करी गई है, यहाँ पे कंडेंसेशन की बात करी गई है, ठोस गुणसूत्र बन जाता है। ये बात आपने पढ़ी थी प्रोफेज में। फिर भी आगे देखिए क्या बात बता रहे हैं। कह रहे हैं गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। ये सेंट्रोमियर होते हैं, इस तरीके से आपके क्रोमेटेड इस तरीके से आपके जुड़े होते हैं, और ये इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर सेंट्रोमियर, और किनारे किनारे पे आपके ये आपके पाए जाते हैं क्रोमेटेड। तो ये आपके यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जो बनता है ये आपका प्रोफेज में बनता था, प्रोफेज जिसको हम लोगों ने प्रोफेज कहा था, और प्रोफेज का मतलब होता है पूर्वावस्था। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, 119 में विकल्प नंबर 2 बनेगा आपके सामने सही जवाब। आपको याद रखना है 119 का सही जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न 120 आपके सामने, कह रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन बन के लिए गलत विकल्प का चयन करना है। तो क्या होगा भाई अर्धसूत्री विभाजन बन के लिए गलत चयन। ध्यान से देखिए, अर्धसूत्री विभाजन बन की बात करी जा रही है, ध्यान देखना है, इसके लिए गलत बात बतानी है। तो भाई क्या साइनेप्टोनिमल आपका जो कॉम्प्लेक्स बनता था आपके अर्धसूत्री विभाजन में, बिल्कुल बनता था। क्या ये बाईवैलेंट वाला स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता था, बिल्कुल दिखाई पड़ता था। क्या क्याजमेटा दिखाई पड़ता था, बिल्कुल दिखाई पड़ता था। क्या गुणसूत्र बिंदु का अलग होना दिखाई पड़ता था, नहीं भाई ये दिखाई नहीं पड़ता था। ये कहाँ दिखाई पड़ता था, ये दिखाई पड़ता था आपके मियोसिस सेकेंड में, ये मियोसिस सेकेंड में दिखाई पड़ता था। और मियोसिस सेकेंड में भी अगर बात करें तो कहाँ पे, ये दिखाई पड़ता था एनाफेज 2 में। तो ये बात अगर बात करें तो ये बात गलत हो जाएगी प्रोफेज 1 के लिए। तो गलत का भाई गलत, यानी कि यहाँ पे आपका विकल्प नंबर 4 होगा इसका सही जवाब। प्रश्न 120 का विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने 121, ध्यान से देखिए, आपको बताना है सही अनुरूपता। तो सही अनुरूपता क्या है भाई साहब, सही अनुरूपता यहाँ बताएंगे हरे शैवाल, हरे शैवाल में स्टार्च आपका इकट्ठा होता है, आपको पता है। और उसके बाद में बात करी गई है भूरे शैवाल में, भूरे शैवाल में आपको पता है यहाँ पे इनके पास मैनिटॉल और लेमिनेरिन के फॉर्म में आपकी जो है आपका इनका ग्रेन इकट्ठा होता है। और लाल शैवाल में अगर बात करें तो इनका स्टार्च फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्मेट में, मोटी क्यूकिल और सनकल स्टोमेटा ये आपके अनावृत बीजियों का खास पहचान थी। तो ए का सेकेंड ऑप्शन है, ध्यान दीजिए, ए का ऑप्शन बन रहा है सेकेंड। ए का ऑप्शन सेकेंड सिर्फ एक ही जगह बन रहा है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं। ऑप्शन आपके सामने बन के क्या आ गया, ऑप्शन आपके सामने बन के आ गया विकल्प नंबर 2। प्रश्न 121 का विकल्प नंबर 2 होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 122, आपको बताना है सही अनुरूपता। तो अंतः शोषण क्षमता को हम लोग क्या कहते थे, टाइडल वॉल्यूम, और आईआरबी यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है। निःश्वसन क्षमता को हम लोग क्या कहते थे, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, इसको हम लोग कहते थे ईआरबी प्लस आरबी, बिल्कुल सही बात है। और आपकी जैव यानी वाइटल क्षमता में हम लोग ईआरबी टीबी और ये सब कुछ ऐड करते थे। तो बिल्कुल सही जो जिसके सामने लिखा है बिल्कुल सही दिया गया है। 122 का सही विकल्प क्या होगा, 122 का सही विकल्प यहाँ पे बन के आ रहा है आपके सामने, क्या बन के आ रहा है, विकल्प नंबर 1 सही जवाब प्रश्न 122 का।
अगला प्रश्न 123 आपके सामने, आपको बताना है, गलत अनुरूपता का चयन करना है। ध्यान से देखिए क्या है गलत अनुरूपता। कह रहे हैं कि धन पेटिका यानी जिसको हम लोग साउंड बॉक्स कहते हैं, ये कार्टिलेजिनस बॉक्स भी हम लोग कहते थे इसे। ध्वन पेटिका को कार्टिलेजिनस यानी उपास्थि पेटिका कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। त्वची श्वसन को नम त्वचा, बिल्कुल सही बात है। स्तनधारी आपके फेफड़े से करते हैं श्वसन, बिल्कुल बात है। चपटे कृमि क्या पल्मोनरी श्वसन करते हैं? चपटे कृमि क्या करते हैं पल्मोनरी श्वसन? बिल्कुल नहीं करते हैं। ये कैसे करते हैं? ये आपकी शरीर की सतह से करते हैं। ये क्या करते हैं? अपने शरीर की सतह से, शरीर की सतह से करते हैं श्वसन। तो यही बात यहाँ पे गलत है, और गलत का भाई गलत, यानी यहाँ पे विकल्प क्या बन जाएगा? विकल्प बन के आएगा भैया आपके सामने, क्या विकल्प बनने आएगा? 4। 123 का विकल्प बनेगा 4, आपका 123 का बनेगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न 124 आपके सामने, कह रहे हैं गलत अनुरूपता बताइए। तो ल्यूकोसाइट अमीबा गति के जैसे दिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। कंकाली पेशी कह रहे हैं खोखले अंगों की भीतरी भित्ति में होती हैं, गलत बात है। ये कंकाली नहीं होती है, ये हमारी होती थी चिकनी पेशी। ये चिकनी पेशी होती थी जिसे हम लोग कहते थे स्मूथ, जिसमें हम लोग क्या कहते थे? स्मूथ पेशी कहते थे। ये खोखले अंगों की भीतरी भित्ति में पाई जाती है। अगली बात क्या है? अंतरंग पेशी यानी विसरल मसल्स इनवॉलेंटरी होती हैं यानी अनैच्छिक होंगी, बिल्कुल सही बात है। वयस्क मनुष्य के शरीर के भाग का 40 से 50% हिस्सा उसका पेशी होता है, बिल्कुल सही बात है। तो गलत यहाँ पे सिर्फ एक ही है, विकल्प नंबर 2, गलत ही ढूंढना था, यानी विकल्प नंबर 2 बनेगा इसका सही जवाब। 124 का सही जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है 125 आपके सामने। 125 में क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखिए। कह रहे क्रेब्स चक्र किसमें पाया जाता है? तो क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र, सिट्रिक एसिड साइकिल आपको पता है, ये सब पाए जाते थे आपके यूकैरियोट में, और यूकैरियोट्स में पाए जाते थे जहां पे आपकी होती थी माइटोकॉन्ड्रिया। जहां पे क्या होता था? जहां पे होता था माइटोकॉन्ड्रिया होता था। तो ये क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है? ये क्रेब्स साइकिल चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, आपको ध्यान रखना है। क्रेब्स साइकिल चलती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये माइटोकॉन्ड्रिया सभी के सभी यूकैरियोट में पाए जाते हैं। यहाँ पे अल्टरनेरिया, यूग्लिना, स्फैग्नम, सी कुकुम्बर, पाइनस, ये सब के सब क्या हैं? सब के सब आपके क्या हैं? ये सब हैं यूकैरियोट। तो सब के सब जब हैं यूकैरियोट, तो यहाँ जवाब क्या बनेगा? जवाब बताइए क्या बनेगा 125 का? 125 का जो जवाब बनेगा यहाँ पे बनेगा विकल्प नंबर 4 बनेगा इसका सही जवाब। 125 का भैया सही जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न 126, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक मानव कोशिका के संवर्धन पे काम कर रहा है। सुबह 6 बजे, ध्यान दीजिए, सुबह 6 बजे, सुबह 6 AM पे इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि 5000 इनके पास कोशिकाएं थी। 5000 इनके पास कोशिकाएं थी, और उसी दिन इन्होंने 6 PM पे, उसी दिन, ध्यान दीजिए, उसी दिन यानी कि सेम डेज में इन्होंने 6 PM यानी कि शाम को यानी कितने घंटे हुए? कितने घंटे हुए? यहां से यहां तक कितने घंटे हुए? 12 आवर्स। 12 आवर्स के बाद में इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर कितनी सेल रह हो जाएंगी। ये बात यहाँ पे ध्यान देना, कितनी मानव कोशिका को इन्होंने देखा। तो आपको पता है कि जो मानव कोशिका होती हैं उनका डबल होने का टाइम, डबलिंग टाइम जो होता है वो 24 आवर्स होता है, यानी कि आपका 24 घंटे होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 12 घंटे के बाद इन्होंने देखा, तो जब 12 घंटों के बाद देखेंगे तो ये डबल नहीं कर पाएंगी सेल, यानी कोशिकाएं डबल नहीं कर पाएंगी, और ये हमें इतनी की इतनी जितनी पहले थी उतनी ही दिखाई पड़ेंगी, यानी कि ये हमें 5000 ही दिखेंगी। आपका सही विकल्प यहाँ क्या बनेगा? सही विकल्प बनेगा आपके प्रश्न 126 का विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न 127, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के लिए गलत अनुरूपता बतानी है आपको। गलत ढूंढिए क्या होगा यहाँ पे। कह रहे सूर्य का प्रकाश बाह्य कारक है, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोफिल की मात्रा बाह्य में नहीं आएगी, क्लोरोफिल अंदर होता है, मेसोफिल सेल के अंदर पाया जाता है, तो ये आपका आएगा आंतरिक कारक में आएगा, आंतरिक कारक में आएगा। पत्ती की उम्र और अभिविन्यास
ये आंतरिक कारक है, तापमान बाह्य कारक है। तो यहां पर अगर बात करें 127 में, 127 में गलत आपको ये दूसरा दिख रहा है और गलत ही आपको पता करना था। तो यानी यहाँ पे गलत का भाई गलत, विकल्प नंबर 2 बनेगा इसका सही उत्तर। प्रश्न 127 का विकल्प नंबर 2 बनेगा सही उत्तर। अगला प्रश्न 128, कह रहे हैं कौन सी कंकाली मेनिंजेज मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में रहती है। तो भाई यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, ये जो क्रेनियल मेनिंजेस होती हैं ये होती हैं 3, कपालीय मेनिंजेस जो होती हैं ये होती हैं 3। पहली होती है जो होती है आउटर यानी बाहरी, दूसरी होती है मिडिल यानी बीच वाली, और तीसरी होती है आपकी इनर यानी सबसे अंदर वाली। तो आउटर को हम लोग कहते हैं यहाँ पे ड्यूरामेटर, मिडिल को हम लोग कहते हैं एक्योनाइड, और इनर को हम लोग कहते हैं पायामीटर। तो ये इनर है, ध्यान से देखिए ये इनर है। इनर का मतलब यही जो होगी मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में आएगी। और इनर यहाँ पे कौन है, इनर यहाँ पे है पायामीटर। तो यानी यहाँ पे क्या बनेगा आंसर, आपका आंसर बन के आएगा यहाँ पे विकल्प नंबर 3। 128 का विकल्प नंबर 3 होगा सही जवाब। अगला प्रश्न 129, गलत अनुरूपता के बारे में बताना है। तो क्या है भाई गलत अनुरूपता, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं एल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में आता है, बिल्कुल सही बात है। कॉर्टिसाइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आता है, बिल्कुल सही बात है। एडिनिलिन कैटोकोलामाइंस, बिल्कुल सही बात है। न्यूरोट्रांसमीटर होता है, बिल्कुल सही बात है। नॉरएपिनेफ्रिन क्या गोनेडोकॉर्टिकॉइड में होता है, नहीं भाई ये इसमें नहीं आता है। ये भी अगर बात करें तो ये भी आपका जाता है किसमें, ये दोनों के दोनों आपके जाते हैं कैटोकोलामाइन में जाते हैं, याद रखना है। तो यहाँ पर अगर बात करें यही गलत था, गलत का भाई गलत, यानी कि यहाँ आंसर या उत्तर क्या बनेगा, उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 4। उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 4। कैटेकोलामाइन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये कैटा मतलब क्या करते हैं, हार्ट रेट बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को भी बढ़ा देते हैं, आपको याद रखना है। आगे की बात है आपका प्रश्न 130। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सही कौन गलत। कह रहे हैं पीसीटी शारीरिक तरलों के पीएच तथा आयनिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और K+ आयन का निस्संद में श्रवण और H2CO3 का पुनः अवशोषण करती है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्या है, कह रहे हैं GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में जो गिरावट आती है, यानी GFR रेट में जब गिरावट आती है तो जेजी कोशिकाओं को निकोटीन के प्रभाव से नहीं भाई, रेनिन के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, रेनिन के प्रभाव के कारण ये सक्रिय हो जाती हैं और ये पुनः क्या करती हैं, GFR को पुनः सामान्य कर देती हैं, यानी पुनः इसको बढ़ा देती हैं रेनिन। तो यहां पर अगर बात करें तो पहला है कथन सही, दूसरा कथन है गलत। बताइए प्रश्न 130 का क्या होगा जवाब। प्रश्न 130 का विकल्प नंबर 2 देखिए, विकल्प नंबर 2 में क्या लिखा है, पहला है सही, दूसरा है गलत, यानी आपके सामने विकल्प नंबर 2 बन के आ गया सही जवाब। अगला प्रश्न 131 आपके सामने, ध्यान से देखेंगे। गलत अनुरूपता आपको बताना है। मलेरिया संक्रामक बीमारी है, बिल्कुल सही बात है। मलेरिया आपको जानते हैं कि मलेरिया जो होता है आपका प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा होता है, इन्फेक्शियस डिजीज करेगा, बिल्कुल सही बात है। कॉमन कोल्ड जिसको हम लोग कहते हैं जुकाम, ये जुकाम आपका राइनो वायरस से होता है, ये होता है राइनो वायरस से, राइनो वायरस। और आपको पता है वायरस कितने खतरनाक होते हैं, और ये यहाँ कह रहे हैं असंक्रामक, असंक्रामक नहीं होते हैं, ये होते हैं संक्रामक। तो यही बात यहाँ पे गलत है, यही बात यहाँ पे गलत है। आपका विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। निमोनिया संक्रामक बीमारी होती है, फाइलेरिया से संक्रामक बीमारी होती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे विकल्प नंबर 2 ही गलत था। तो प्रश्न 131 का विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न 132, कौन 3 कार्बन यानी 3 कार्बन वाला यौगिक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला लिखा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, इसके पास होते हैं 3 कार्बन। उसके बाद में फास्फोइनॉल पायरुवेट, इसके पास भी होते हैं 3 कार्बन। लैक्टिक एसिड, इसके पास भी होते हैं 3 कार्बन। तो यहाँ पे सभी के पास 3 कार्बन है, तो आपका उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न 133, वैज्ञानिकों ने मानव में लगभग
कितनी जगह पे, कितनी जगह पे, तो ये 1.4 मिलियन, 1.4 मिलियन जगह पर अलग अलग एकल क्षार डीएनए का पता लगाया था। तो ये बात जो है आपके 1.4 मिलियन कहां दिया गया है, ये दिया गया है विकल्प नंबर 2 पे। तो यानी आपके प्रश्न 133 का सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा 1.4, 1.4 मिलियन। विकल्प नंबर 2 होगा सही जवाब आपके प्रश्न 133 का। अगला प्रश्न 134 कह रहे हैं अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने प्रयोग किस वर्ष में किया था। तो ये प्रयोग किया था आपके 1952 में। ये जो प्रयोग किया था, ये प्रयोग इनका किया गया था 1952 में। तो कहाँ लिखा है 152, ध्यान से देखिए, 152 आपके सिर्फ एक ही जगह लिखा है, विकल्प नंबर 2 में। तो आपका विकल्प नंबर 2 होगा सही जवाब, 134 का विकल्प नंबर 2 होगा सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने 135, सूची 1 और सूची 2 को एक साथ सम्मिलित करना है। तो यहां पर आपके ब्लड सेल हैं, कुछ ब्लड सेल का परसेंटेज दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा परसेंटेज किसके साथ मैच कर रहा है। तो इओसिनोफिल्स होते हैं 2 से 3%, लिम्फोसाइट होते हैं आपके 20 से 25%, न्यूट्रोफिल्स होते हैं आपके 60 से 65%, मोनोसाइट की मात्रा आपकी जो होती है वो 6 से 8% होती है। तो बताइए कहां लिखा है ऐसा, ऐसा कहां लिखा है, किस ऑप्शन में ऐसा लिखा है। 135 का विकल्प नंबर 3 देखिए, 135 का विकल्प नंबर 3, ए का सेकंड है बिल्कुल सही है, बी का थर्ड है, सी का फोर्थ है और डी का 1 है। तो यहां पर विकल्प नंबर 3 बन रहेगा आपका सही उत्तर। प्रश्न 135 का विकल्प नंबर 3 बनेगा सही उत्तर। अगला प्रश्न 136, आपको पढ़ना है, आपके सामने दो कथन है, आपको बताना है कौन सही कौन गलत। कह रहे हैं प्राथमिक पुटक, प्राथमिक पुटक का मतलब है प्राइमरी फॉलिकल, इसका मतलब होता है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी जो फॉलिकल होते हैं ये आपके कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तथा तथा एक थीका, एक तरल से भरी गुहा एंट्रम को प्रदर्शित करते हैं, ये बात गलत है। अब इसे द्वितीयक पुटक कहते हैं, ये बात सही है, पर ये जो इसमें बात लगा दी गई ये गलत बात है, जिसकी वजह से कथन 1 आपका हो गया गलत। फिर कह रहे हैं ग्राफी फुटक फट कर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इस प्रक्रिया को हम लोग अंडोत्सर्ग यानी कि ओवल्यूशन कहते हैं, ओवल्यूशन कहते हैं। किस हार्मोन की प्रेजेंस में होता है, एलएच, एलएच की प्रेजेंस में जब एलएच हाई होता है तो ये आपका होता है एवोल्यूशन। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है, यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे अगर बात करें तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला है गलत, दूसरा है सही। बताइए आपके प्रश्न 136 का क्या बनेगा जवाब। 136 का जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। ध्यान से देखिए, पहला है गलत, दूसरा है सही। तो विकल्प नंबर 2 बनेगा यहां पर आपके सामने सही जवाब। अगला प्रश्न 137, किस बीमारी का दूसरा नाम काली खांसी होता है। ये काली खांसी जो होता है एक टाइप की अगर बात करें बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया का नाम है बॉर्डेटेला परट्यूसिस, और ये इसको हम लोग होपिंग कफ कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं होपिंग कफ। और किससे होता है, ये होता है बैक्टीरिया से। और जो बैक्टीरिया का हमने नाम बताया है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बैक्टीरिया का नाम क्या है, फिर से सुन लीजिए, बॉर्डेटेला परट्यूसिस बैक्टीरियल डिजीज होती है, होपिंग कफ कहते हैं। 137 का सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4 बनेगा सही उत्तर इसका 137 का। अगला प्रश्न है 138, ध्यान से देखेंगे, आपके सामने दो कथन दिए गए हैं। कह रहे हैं कि सांख्यिकीय विश्लेषण और गणितीय तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु प्रथम उपयोग भी मेंडल द्वारा वंशागत अन्वेषणों के दौरान ही किया गया था, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं मेंडल ने टमाटर के पौधे के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीतार्थ थे, जैसे लंबे और बौने पौधे, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही बताए गए हैं। आपके सामने विकल्प 4 बनेगा सही जवाब। प्रश्न 138 का विकल्प 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 139, ऊतक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं टिश्यू कल्चर की। ये टिश्यू कल्चर की अगर बात करी जाए तो ये टिश्यू कल्चर की जो बात है वो 1950 के दौरान
1950 के दौरान वैज्ञानिकों ने जान लिया कि एक पूर्ण पादप कर्तोग्यी, इसको हम लोग कहते हैं एक्स प्लांट, इसको हम कहते हैं एक्स प्लांट, मतलब प्लांट का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, इससे हम रीजनरेट यानी फिर से बना लेते हैं अगले दूसरे प्लांट को। तो एक्स प्लांट से हम क्या कर लेते हैं, एक नया पौधा बना सकते हैं, एक हम क्या कर सकते हैं, नया पौधा हम बना सकते हैं। इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं टिश्यू कल्चर। इस टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते थे टिश्यू कल्चर। तो ये कब पता चला, ये पता चला 1950 के आसपास, यानी 1950 में। तो 1950 आपका कहाँ लिखा है, 1950 लिखा है आपके विकल्प नंबर 3 में। तो 139, प्रश्न 139 का विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 140, ध्यान से देखिए, कह रहे हैं जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकीर्ण रूप से उपयोगी, संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क स्पष्ट करता है कि मानव को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ है। जैसे हमको यहाँ से क्या मिलता है, अनाज दालें फल मिलती हैं, ईंधन रेशा इमारती सामान मिलता है, औद्योगिक उत्पाद और औषधि महत्व, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो ये सब किसमें जाती हैं, संकीर्ण रूप से उपयोगी चीजों में ये सब चीजें जाती हैं। इसको हम लोग नैरोली यूटिलियरियन भी कहते हैं। आपको पता है कि आपके 25% से ज्यादा प्लांट आपके ड्रग बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। 25,000 से प्लांट स्पीसीज की ज्यादा ऐसी हैं जो आपकी पुराने काल से आपकी ड्रग यानी दवाई के तौर पे यूज करी जा रही, 25,000 से ज्यादा। और टोटल दुनिया के अंदर जितनी भी दवाइयां हैं उसमें 25% से ज्यादा जो दवाइयां मिल रही हैं वो हमें प्लांट से ही मिल रही हैं। यहाँ पे 140 में अगर बात करें तो आपका विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपके सामने 141, मानव द्वारा प्रशांत उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर आवासीय बस्तियां करने से वहां 2000 से अधिक मूल पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो गई थी। मूल पक्षियों की याद रखना है, जो हमारे वहां के नेटिव पक्षी थे उनकी प्रजातियां क्या हो गई थी, विलुप्त हो गई थी। तो यहाँ पे कहाँ लिखा है 2001 यहाँ पे, और मूल पक्षियों की बात को याद रखना है। तो आपका विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब प्रश्न 141 का। अगला प्रश्न 142 आपके सामने, डीएनए तथा आरएनए की एकल श्रृंखला में एक विकर्ण सक्रिय अणु जोड़कर कोशिकाओं के क्लोन में अपने पूरक डीएनए को संगठित करते हैं, और इसे बाद में हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बाद में कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में आपको पता है कि क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पे हम लोग हाइब्रिडाइज कराते हैं रेडियो एक्टिव जो आपके डीएनए होंगे, जो मॉलिक्यूल होंगे, और उसको ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक से हम डिटेक्ट करते हैं कि आपका पूरक डीएनए जो है ये हाइब्रिडाइज हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 142 में अगर बात करें, ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने है 143, कह रहे हैं कि गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब यहाँ पे बात करी गई सेरिब्रल हेमिस्फीयर की। यहाँ पे गोलार्ध का मतलब है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करी गई है। आपको पता है आपके ब्रेन के दो पार्ट, एक आपका लेफ्ट एक आपका राइट। तो ये आपका है लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये आपका है राइट हेमिस्फीयर। और ये दोनों ही पट्टी अगर बात करें तंत्रिका तंतु की पट्टी से जुड़े होते हैं, और किसके द्वारा जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं कार्पस कैलोसम के द्वारा। ये जुड़े होते हैं कार्पस कैलोसम के द्वारा, आपके लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर ये जुड़े होते हैं। आपको याद रखना है कि यहाँ पर कार्पस कैलोसम होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 144। 144 में अगर बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, कह रहे हैं तालाब परितंत्र में स्वपोषी घटक क्या है। स्वपोषी का मतलब क्या, स्वपोषी का मतलब है ऑटोट्रॉफिक है, यानी कि जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, खुद फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ये स्वपोषी क्या फाइटोप्लैंक्टन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या कुछ शैवाल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या ये आपके पादप और निम्न प्लांट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पर जवाब सभी है, तो आपका विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। 144 का विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 145 है, कह रहे हैं कि सेलुलोज एक बहुलक पॉलीसेकेराइड होता है जो एक प्रकार के मोनोसेकेराइड जैसे गैलेक्टोज नहीं होगा, यहाँ पे ग्लूकोज होगा मेरे भाई साहब। यहाँ पे गैलेक्टोज नहीं होगा, यहाँ पे ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज।
ये ग्लूकोज का बना होता है। तो पहला कथन हो गया गलत। फिर कह रहे हैं स्टार्च में द्वितीयक कुंडलीदार संरचना होती, ये बात सही। तो पहला गलत, दूसरा सही। बताइए 145 में कहां लगा दें टिक? 145 के विकल्प नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है। पहला असत्य है और दूसरा आपका सत्य है, तो यानी विकल्प नंबर 3 बनेगा इसका सही जवाब। 145 का सही जवाब विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न 146, ध्यान से देखिए। कह रहे नीचे दिए गए चित्र के लिए सही कथन क्या है? आपको सही कथन बताना है, आपको ये फिगर पहचानना है, ये फिगर किसके लिए है। तो आपको पता है कि ऐसी दवाइयां जिनकी लत लग जाती है ये 3 प्रकार की होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ओपियाइड, दूसरे को हम लोग बोलते हैं कैनाबिनाइड, और तीसरा जो है, जो तीसरा उसको हम लोग बोलते थे कोका एल्केलॉइड। तो ये जो फिगर है ये आपका फिगर है आपके कैनाबिनाइड का। ये फिगर किसका है? कैनाबिनाइड का फिगर है। ये फिगर है कैनाबिनाइड। कैनाबिनाइड का स्ट्रक्चर है। कैनाबिनाइड का ये क्या है? इसकी आपके स्ट्रक्चर यानी संरचना की बात करी गई है। तो ये कैनाबिनाइड का जो फिगर है इसके बारे में देखिए और बताइए, क्या एक कैनाबिनस पौधे से संबंधित है? बिल्कुल बात है, कैनाबिनस सटाइवा। याद रखिए कैनाबिनस सटाइवा इसका नाम होता है, सटाइवा। सटाइवा से मिलता है, बिल्कुल सही बात है। आमतौर पे अंतःश्वसन इनहेलेशन और मुंह द्वारा लिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये शरीर के हृदय वाहिका तंत्र को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। ये मार्फिन के एसिटाइलेशन से नहीं मिलता है, एसिटाइलेशन से हमको ओपियोइड मिलता था। तो ये ऑप्शन डी गलत है। तो सही कितने हैं? सही हैं आपके सामने ए बी सी। कहाँ लिखा है ए बी सी? 146 में ए बी सी आप देखिए विकल्प नंबर 1 में लिखा है ए बी सी। तो आपके सामने यहां पर क्या बनेगा? विकल्प नंबर 1 बनेगा सही उत्तर। अगला प्रश्न 147। कह रहे हैं समुद्र में जैव मात्रा का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं समुद्र में मछलियों की जैव मात्रा फाइटोप्लैंक्टन से काफी ज्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं और दोनों ही बातें यहाँ पे एक दूसरे को सही तरीके से व्याख्या भी कर रही हैं। तो जब दोनों ही बातें व्याख्या कर रही हैं तो यहाँ पे विकल्प बनेगा 4 इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। तो आगे का क्या बात है? यहाँ पे आगे की अगर बात करें तो अगला क्या है? अगला प्रश्न है 148 आपके सामने। 148 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं जू टिक्स और अरित पादपो, यानी इसको हम लोग कोपोड्स कहते थे, इसको हम लोग कहते थे कोपपोड्स। कोपपोड्स ये ऐसे परजीवी हैं जो पाए जाते हैं फिशेस पे, यानी मछलियों पे पाए जाते हैं। कौन सा कथन इनके लिए सही है? तो ये कोपोड्स होते हैं और ये होते हैं बाह्य। ये बाह्य परजीवी होते हैं, ये हमको याद रखना है। कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके मछलियों पे आपके मिलते हैं, यानी कि आपके कहाँ पे मिलेंगे? आपके समुद्र में मिल सकते हैं, आपके पानी में मिल सकते हैं, ठीक है, पानी में मिल सकते हैं समुद्र वाले में, और आपके स्वच्छ जल में भी दिख सकते हैं। तो मछलियों के ऊपर ये बाह्य परजीवी के तौर पर रहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। परजीवी आपके सभी हैं, जू भी है, टिक्स भी है, सभी अलग अलग जंतुओं पर बाह्य परजीवी है, बिल्कुल सही बात है। ये अंतः परजीवी नहीं है भाई, ये होते हैं बाह्य परजीवी, ध्यान रखिएगा। अलग अलग पौधों पे नहीं पाए जाते हैं, ये जंतुओं पे पाए जाएंगे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो सी और डी है गलत, सही क्या है? सही है ए और बी। कहाँ लिखा है ए और बी? ए और बी आपके सामने लिखा है विकल्प नंबर 2 में। तो 148 का अगर बात करें तो विकल्प नंबर 2 बनेगा यहाँ पर सही जवाब। 148 का विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। ए और बी ये बात सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने 149। कह रहे प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट टीआरएनए होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रारंभन हेतु दूसरा विशिष्ट टीआरएनए होता है जिसे आरंभक यानी इनिशिएटेड टीआरएनए कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। राइबोसोम संरचनात्मक आरएनए तथा लगभग 80 यानी 80 जो है आपकी विभिन्न प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आरएनए और विभिन्न प्रोटीन से बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही बताए गए हैं। तो आपका आंसर बन के क्या आएगा? आंसर बन के आएगा विकल्प नंबर 4।
विकल्प नंबर 4 होगा सही आंसर आपके प्रश्न 149 का। अगला प्रश्न क्या है भाई साहब? अगला प्रश्न है आपके सामने 150। नीचे दिए गए दो कथन है आपके सामने, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं वयस्क स्त्रियों में अब थायराइडता, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं। ये मासिक चक्र को अनियमित कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो पालियों में होती है, ये बात भी अगर बात करें तो बिल्कुल सही बात है। जैसे आपका ये है ट्रैकिया, और ट्रैकिया के दोनों साइड में ये स्ट्रक्चर इस तरीके से आपका रहता है, दोनों साइड में ये स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से रहता है, एच शेप्ड की होती है। तो ये आपकी बिल्कुल सही बात यहाँ बताई गई है। तो ये बात भी सही है, कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है। जब दोनों ही सही हैं तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपका विकल्प बनेगा 4। ये होती है एच शेप्ड। कैसी होती है? एच शेप्ड होती है, यानी एच आकार की होती है, आपको याद रखना है। तो यहां पर विकल्प बनेगा 4। प्रश्न संख्या 150 का विकल्प बनेगा 4। प्रश्न संख्या 150 का विकल्प बनेगा 4, यानी कि दोनों कथन 1 और कथन 2 सही है। तो ये था मेरे हिस्से के क्वेश्चन आपके FST 09 के 101 से 150 तक। बहुत ही धमाकेदार तरीके से आपको कराए गए हैं। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। जहां भी आपको दिक्कत लग रही है आप फिर से उस बात को सुनिए, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपकी कमी को पूरा किया जाएगा। सारी न्यू लाइफ टीम आपके साथ है, हर समय हर पल जो आप बताएंगे वो आपकी कमी को पूरा कर दिया जाएगा। तो मेरे हिस्से के सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे एंड, समाप्त हो गए हैं। अब हमको दीजिए इजाजत और करिए सुधीर सर का जबरदस्त तरीके से स्वागत, जो आपको कराने वाले हैं अगला प्रश्न, जो आपके 151 से 200 तक का डिस्कशन। तो हमको दीजिए इजाजत और सुधीर सर का करिए आप धमाकेदार तरीके से स्वागत। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले डिस्कशन में, जरूर कभी न कभी मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। हेलो बच्चों, अभी तक का जो डिस्कशन था बेटा अनिरुद्ध सर जी ने किया। आगे का बेटा जो हम 151 से लेके 200 क्वेश्चन तक का बेटा आपके साथ जो डिस्कशन करेंगे, और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हमारे सिंह सर का जो मिशन है, सबको पढ़ने का अधिकार और सबको डॉक्टर बनने का अधिकार। ठीक है बेटा, तो हम क्वेश्चन नंबर 151 से शुरू कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन जो है 151 नंबर का, रसोपरासरण में आवश्यक है। देखिए, तो रसोपरासरण में आवश्यक है, आपको मालूम है ये रसोपरासरण जो प्रक्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में एटीपी बनने के लिए है। ये जो प्रक्रिया है बेटा, ठीक है, ये एटीपी बनने के लिए है। एटीपी बनने के लिए है बच्चों। ठीक, और इसके लिए आवश्यक होता है बेटा एक प्रोटॉन पंप, बिल्कुल सही है बच्चों, एक प्रोटॉन प्रवणता, जिसमें कि जो कला के दोनों तरफ, एक तरफ प्रोटॉन ज्यादा हो एक तरफ कम हो, उन्हीं के अनुपात को प्रवणता कहा जाता है। और एक झिल्ली, बेटा झिल्ली जो है इसमें अगर जो हरित लवक है उसमें जो झिल्ली होगी वो थैलाक्वाइड की होगी, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसमें इनर आंतरिक कला मेम्ब्रेन होगी। ठीक, तो इस जगह बेटा आंसर चौथा जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसके साथ हमें इसमें एक चीज एंजाइम की भी जरूरत पड़ती है, जिसे हम एटीपी सिंथेटेज कहते हैं। एटीपी सिंथेटेज कहते हैं। तो चार चीजें हो गई बेटा, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन प्रवणता, एक झिल्ली और एंजाइम एटीपी सिंथेटेज। ठीक, आंसर इसका बच्चों चौथा रहेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं बेटा। G2 कोष्टक में बंद है बेटा, आप जानते हो जब कोष्टक में बंद होता है तो इसके सिनकार्पस है, नहीं बंद है तो हिपोकार्पस की घटना होती है। फ्री और फ्यूज से मतलब होता है। यह लक्षण किस फैमिली में उपस्थित होता है? तो सबसे पहले बेटा क्रूसीफेरी फैमिली है, और क्रूसीफेरी फैमिली में
जो होता है बेटा 2 कार्पेल पाए जाते हैं और दोनों कार्पेल जो है बेटा वो जुड़े रहते हैं, जिसे हम बेटा बाई कार्पेलरी के नाम से या द्वि कार्पेल के नाम से बेटा जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बेटा जो हो जाएगा ये पहला आंसर हो जाएगा। ठीक, बाई कार्पेलरी होता है, ठीक जुड़े होते हैं, सिन कार्पस होगा और नीचे की ओर लाइन खींची है तो सुपीरियर ओवरी होगी। ठीक है, दूसरा मालवेसी है बेटा, इसमें कार्पेल की संख्या जो होती है बेटा, जो अगर हम देखें तो या तो 5 होती है या फिर बेटा सुपीरियर ओवरी पेंटा कार्पेलरी हम बेटा कह सकते हैं, या कार्पेल की संख्या बहुत अनिश्चित होती है जिसे हम बेटा इनडेफिनिट कह सकते हैं। तो ये मालवेसी का लक्षण हो जाएगा। आंसर तो बेटा पहला ही रहेगा, लेकिन फैबेसी में अगर बेटा बात करते हैं तो इसमें कार्पेल की संख्या 1 होती है बेटा। ठीक है, और इसे मोनोकार्पेलरी कहते हैं और ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है। तो आंसर इस जगह बच्चों पहला जाएगा। गलत अनुरूपता का चयन करें। बच्चों आप देख रहे हो बेटा, पहले ही में अगर आप देखें बेटा यहाँ पे तो बेटा ये जो है जो दिखाया गया है ये नर के लिए नहीं होता है, ये चिन्ह जो है द्विलिंगी के लिए होता है, जिसे हम बाइसेक्सुअल कहेंगे। द्विलिंगी हो जाएगा बेटा, द्विलिंगी। तो अगर गलत अनुरूपता पूछा गया है तो आंसर पहला ही जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरा देखिए, ये मादा के लिए है, ये ऊर्ध्ववर्ती ओवरी के लिए है, अंडाशय के लिए है, और यहाँ पे गैमो से पहले चूंकि कोष्टक में बंद है तो आंसर पहला जाएगा 153 का 1 बच्चों। डेंगू और चिकनगुनिया की सुरक्षा के लिए कौन से चरण का उपयोग किया गया था? ठीक है, तो बेटा आपको मालूम है इनसे बचने के लिए, ठीक है, पहली तो है जो ये डेंगू चिकनगुनिया जो है बेटा ये एक वायरस के द्वारा बीमारी होती है और इसका जो वेक्टर है या इसको फैलाने वाला जो है एक आर्थ्रोपोड होता है जिसे एडीज एजिप्टाइस कहते हैं। एडीज मच्छर होता है बेटा। ठीक, और दिन के समय ज्यादा बेटा इसका ये बीमारी को फैलाता है। ठीक है, और रात में हो सकता है लेकिन ज्यादातर ये दिन के ही समय इसकी बीमारी फैलने का करता है बेटा। लंबी आस्तीन के कपड़ों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, खिड़की और दरवाजे पर तार की जाली हो, मानव आबादी के आसपास पानी का जमाव ना होने दें। चूंकि बेटा आपको मालूम है मादा मच्छर जो है अंडों को साफ पानी में देती है, ये जो है एडीज इसके लिए साफ पानी चाहिए बेटा। ठीक है, साफ पानी में अंडे देती, वहीं पे लार्वा का जो निकलते हैं और वहीं पे इनका विकास होता है, इसलिए पानी का जमाव ना होने दें। तो इस जगह पे आंसर बेटा चौथा जाएगा। इनसे बचने के लिए बेटा हमें अपनी जो है प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा रखना चाहिए बेटा। हेल्दी फूड से भोजन, फल और प्रोटीन की चीजों को ज्यादा अपने भोजन में लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आंसर इसका बेटा जाएगा चौथा। डेंगू बुखार के क्या लक्षण हैं? बेटा आप जानते हो तो पहला तो डेंगू में जो जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उल्टी होता है, जी मिचलाता है, जोड़ों में दर्द होता है। ठीक, लेकिन इनके अलावा बेटा तो आंसर चौथा जाएगा। लेकिन अगर इसको प्रॉपर समय तक अगर इसका इलाज ना कराया जाए तो इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग होने के कारण बेटा जान का भी खतरा रहता है। इसलिए यहाँ पे आंसर जो है चौथा जाएगा, डेंगू बुखार के लक्षण, और इसमें फीवर भी रहता है। यद्यपि डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जैव विकास के विषय में अच्छी तरह से समझाता है, बिल्कुल सही, लेकिन कुछ कमियां थी। जो इनकी कमियों में बेटा जो था, सबसे पहले कमी जो थी, इन्होंने वंशानुगत और विभिन्नता के महत्व को अनदेखा किया। ठीक है, इन्होंने जो है विभिन्नता के बात तो की लेकिन विभिन्नता का कारण नहीं बताया, विभिन्नता का क्या रीजन है, विभिन्नता क्यों है, उसके विषय में ये या तो ये बोले नहीं या उसके विषय में कोई ज्यादा बातचीत या उसके विषय में एक बताया नहीं।
ठीक है बेटा, तो आंसर तो पहला होगा। डार्विन फिंचेस पर अध्ययन किया, बिल्कुल सही बात बेटा। डार्विन फिंचेस जो है जिसे गैलापैगस आइसलैंड पे देखी गई थी बेटा, और ये जो है एक बहुत अच्छा उदाहरण था एडाप्टिव रेडिएशन का, जिसमें एक द्वीप पे, एक जगह पे, एक बिंदु पे जीवों की उत्पत्ति हुई और अलग अलग द्वीपों पे जाके उनका विकास हुआ था। तो ये बात जो है डार्विन फिंचेस और गैलापैगस द्वीप के विषय में तो सही है, लेकिन बड़ा ये कमियों में नहीं है। तो बड़ा इन्होंने जो है विभिन्नता के विषय में पूरी बात को नहीं बताया, ये इनकी कमी थी बेटा। आंसर इसका पहला रहेगा। रेड डाटा बुक जंतुओं, पादपों और कवक के संकटग्रस्त और थेटन जातियों का संकलन है। ये बात बिल्कुल सही है बेटा। जो रेड डाटा बुक जो है इसमें ऐसी जातियां हैं, चाहे जंतु की हो, पौधों की हो या कवक की हो, जो कि खत्म होने के कगार पे हैं, संकट में है बेटा। ठीक है, उनको बेटा रखा गया है, विषय में बताया गया है। जंगलों में जातियों की संख्या, संरक्षण स्टेटस, वितरण, संकट का सामना करने की सूचना प्रदान करने के द्वारा पहचान, सुरक्षा के लिए रेड डाटा बुक कार्य करता है। तो बेटा अगर यहाँ पे देखें बच्चों, तो ये बात, दोनों ही बातें सही है रेड डाटा बुक के लिए। आपको मालूम है जो रेड डाटा बुक जो है, ये जो जिसके अंदर वो है IUCN संस्था है बेटा। IUCN संस्था को बेटा हिंदी में कहेंगे अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। इसको बेटा हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ भी कहते हैं हिंदी में बेटा। और दूसरा इसको सामने विश्व संरक्षण संघ भी कहा जाता है। इसको विश्व संरक्षण संघ भी कहा जाता है बेटा। ठीक, अंग्रेजी में बेटा इसको बेटा कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो ठीक है, तो इस जगह बेटा आंसर चौथा जाएगा। कौन से वैज्ञानिकों ने विकास का आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत दिया? बेटा देखिएगा, आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत में बेटा जो था कि जो है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन जिसे कहते हैं, वो भी आया जी, जीन की फ्रीक्वेंसी भी आया और स्पीसीज की वेरिएशन भी आया। तो यहाँ पे जो इन सबसे रिलेटेड अगर आप वैज्ञानिकों को देखते हैं बेटा, तो ह्यूगो डेविस का रिलेशन उत्परिवर्तन से है, उत्परिवर्तन। हार्डी विनबर्ग जो है, इन्होंने जीन आवृत्ति के विषय में, जीन आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित रहती है, फिक्स रहती है। ठीक, फार्मूला बताया था p² + 2pq + q² = 1। ठीक, अर्नेस्ट मेयर ने बेटा जो है, इन्होंने जाति विविधता के विषय में बताया, जाति विविधता के विषय में बताया। तो ये सब चीजें जो है आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत में आती हैं बच्चों। तो इस जगह बेटा आंसर चौथा जाएगा। 158 का आंसर चौथा रहेगा। VNTR अनुसंगी DNA की श्रेणी से संबंधित है, इसलिए इसे लघु अनुसंगी कहते हैं। बिल्कुल सही है बेटा। जो है यहाँ पे सैटेलाइट, इसे माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट कहते हैं बच्चों। एक छोटा DNA अनुक्रम बहुरूपी संख्या में अनुबंधी व्यवस्थित होता है। किसी
किसी व्यक्ति के एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र की रूपी संख्या में समानता नहीं बेटा करता, ये विभिन्नता करता है या विभिन्नता पाई जाती है, विभिन्नता मिलती है। तो इस जगह पे कथन एक सही है परंतु कथन दो गलत है, आंसर दूसरा जाएगा। 159 का जो है बेटा आंसर दूसरा जाएगा। ठीक, कथन पहला सही है और कथन जो दूसरा है वो गलत है। सही अनुरूपता का चयन करें, सही अनुरूपता का चयन करें। अगर बेटा यहां देखते हैं बच्चों बाईवैलेंट है तो ये बाईवैलेंट का जो घटनाक्रम है ये मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में जो है उसमें आता है बेटा। तो ये हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन के लिए बाईवैलेंट बिल्कुल सही है। गुणसूत्र बिंदु का अलग होना बेटा ये जो है पश्चावस्था द्वितीय का घटनाक्रम है और समजात गुण सूत्र का अलग होना ये जो है ये पश्चावस्था जो है पहली अवस्था का होगा। यहाँ पे बेटा पश्चावस्था दो हो जाएगा, ये गुण सूत्र का बिंदु का अलग होना और ये हो जाएगा पश्चावस्था प्रथम, पश्चावस्था प्रथम, जिसे बेटा हम दूसरे नाम से भी कहेंगे। बेटा देखिए एनाफेज में जो है वो फर्स्ट में क्रोमोसोम बेटा होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग होते हैं और एनाफेज सेकेंड में जो क्रोमोसोम है उनका सेंट्रोमियर डिवाइड होता है। तो ये बात भी गलत हो गई, आंसर इसका पहला जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिए। 161 मतलब 160 का आंसर पहला। कितने शब्दों के पूर्ण रूप सही हैं देखिएगा बेटा। आरटीआई का मतलब है रेप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बिल्कुल सही बच्चों। आईयूआई का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, सही है बेटा। आईयूटी का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन टेक्नोलॉजी, नहीं होता है बेटा, इस जगह बेटा ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आईएमआर होगा। तो इस जगह देखा जाए सही जो है 3 है बेटा, 3 सही है तो आंसर दूसरा जाएगा। 161 का आंसर दूसरा जाएगा। निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए से है दूसरा कारण आर से लेबल्ड है। बेटा एस्पार्टिक अम्ल एक प्रकार का अम्लीय अमीनो अम्ल है, बिल्कुल सही बेटा। एस्पार्टिक में बच्चों देखा जाए तो कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है, अमीनो ग्रुप की। तो ये बात सही है, अभिकथन सही है। एस्पार्टिक अम्ल में अमीनो समूह की संख्या कार्बोक्सिल समूह से ज्यादा होती है, अमीनो की नहीं ज्यादा होती बेटा, कार्बोक्सिल की ज्यादा होती है। तो कारण बेटा गलत है, तो इस जगह हो जाएगा दूसरा आंसर। ए सही है लेकिन आर गलत है। 162 का जो है आंसर जो है दूसरा होगा, ठीक है मेरे बच्चों। द्विबीजपत्री तने के लिए गलत अनुरूपता का चयन करें, क्या चीज गलत है, ठीक है बेटा। देखिएगा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं द्विबीजपत्री तने में इपीडर्मिस के नीचे की चीज जो होती है उसे हाइपोडर्मिस कहते हैं और हाइपोडर्मिस उसमें कॉलन काइमा की बनी होती है और कॉलन काइमा का काम बेटा होता है जी ये जीवित यांत्रिक सहायता या लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट करती हैं बेटा, ये बात सही है, ठीक है। दूसरा कॉर्टिकल कोशिकाएं पैरेंकाइमा बनी होती हैं, ये बात भी सही है। और गलत अनुरूपता हम लोगों को सेलेक्ट करना है। अंतःत्वचा स्टार्च ग्रेन से प्रचुर है, ये बात भी सही है। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमा की बनी होती है बेटा, नहीं,
हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइम। तो आंसर तो बेटा यहाँ पे 163 का चौथा हो जाएगा बेटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, इस जो हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमा की है, ये बेटा एक बीजपत्री तने का लक्षण है, एक बीज पत्री तने का लक्षण है। तो आंसर इस जगह बेटा गलत अनुता में चौथा जाएगा, और ये चीज जो है बेटा गलत है, और ये बात सही है बेटा। अगर हम पूछें तो एक बीज पत्री तने के लिए बात सही है, लेकिन द्विबीजपत्री तने के लिए बात गलत है बेटा, ठीक है। एलिजा प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। रोग जनकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण की पहचान प्रतिजनों, बेटा इसमें प्रोटीन को हम लोग देखते हैं बेटा, ठीक है, चाहे प्रोटीन हो या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हो, ठीक, दोनों बातें सही हैं। तो इस जगह प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों आएगा, ठीक है। तो इस जगह पे प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन उपस्थित रोग जनकों के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिरक्षी की पहचान करते हैं, मतलब एंटीबॉडीज को पहचानते हैं, और उसी के आधार पे ये इस प्रक्रिया है। तो इस जगह पे आंसर बेटा जो जाएगा वो पहला जाएगा, ठीक है। एलिजा के लिए बच्चों एक एंजाइम जरूरत पड़ती है जिसे एल्कलाइन फॉस्फेटेस कहते हैं, ठीक है। प्रभाविता के नियम के लिए सही कथन का चयन करें। लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होता है, बिल्कुल सही है, डिस्क्रीट यूनिट होती हैं। जो है ये हमेशा जोड़े में होती, पेयर में पाई जाती, ये बात भी सही है। यदि कारक जोड़ों के सदस्य दो सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है, ये बात भी सही है। और इसे हम बेटा प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी, डोमिनेंस या दूसरे को रिसेसिव कहते हैं। तो इस जगह पे अगर हम देखें बेटा, ये कथन है, सभी कथन सही जा रहे हैं। तो ये जगह बेटा जो है वह 165 का जो उत्तर जाएगा वो चौथा जाएगा। फिनाइल एलेनिन टायरोसिन, बेटा देखिएगा, ये फिनाइल कीटोन्यूरिया एक इनबॉर्न मेटाबॉलिक बीमारी होती है बच्चों, और ये प्लियोट्रॉपी भी शो करती है। तो यहाँ पे बेटा जो होगा, यहाँ पे देखते फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन एक्स बताना है। हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम बेटा है ये ग्लाइकोलिसिस के लिए है, ग्लाइकोलिसिस में यूज किया जाता है बेटा। ग्लाइकोलिसिस में ये जो है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए यूज करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में करते हैं बेटा। और यहाँ पे बेटा ये जो है हेक्सोकाइनेज जो है बच्चों एटीपी के फॉस्फेट को ग्लूकोज से जोड़ता है बेटा। दूसरा आइसोमरेज है बेटा, ये भी ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित करता है, ये आइसोमरेज हो जाएगा बेटा, ठीक। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये बात बिल्कुल सही है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो होता है बेटा, ये फिनाइल एलेनिन को जो है टायरोसिन में परिवर्तित करता है। अगर ये एंजाइम नहीं होता है तो उससे फिनाइल पायरुविक एसिड बनते हैं, अदर बेटा एक तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं, जिसके कारण बच्चों जो है ये ब्रेन में एक्युमुलेट हो जाते हैं, और जिसके कारण मेंटल रिटार्डेशन की संभावना होती है। और किडनी में बेटा इनका कम एब्जॉर्प्शन होता है, तो यूरिन के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। और बेटा चूंकि टायरोसिन अमीनो एसिड जो है ये केराटिन प्रोटीन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है, इसलिए हेयर की ग्रोथ और कलर भी नहीं अच्छी तरह से आता है। इस तरह से ये कई लक्षणों से संबंधित है। और एडीए एंजाइम जो है बेटा
एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो होता है बेटा, ये जो है इम्यूनिटी के लिए होता है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। जो ये एंजाइम है सी, जो आपको मालूम है, ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन में सहायता करता है। तो इम्यूनिटी से रिलेटेड इसका है। तो इस जगह पे आंसर जो हो जाएगा तीसरा जाएगा, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज 1663। सिकल सेल एनीमिया के लिए सही विकल्प का चुनाव करें बेटा। अगर आप देखें सिकल सेल एनीमिया जो है बच्चों, ये एक प्रकार का जीन म्यूटेशन है और इस जीन म्यूटेशन में हीमोग्लोबिन के बीटा चेन की जो है 6 नंबर की जो अमीनो एसिड है, वहां पे ग्लूटामिक अमीनो एसिड की जगह वैलिन आ जाती है और जो कोडॉन में चेंज होता है उसमें GAG की जगह GUG आ जाता है, GUG। और GUG जो है ये बेटा बीटा चेन में 6 नंबर की अमीनो एसिड को बेटा इसमें ग्लूटामिक की जगह वैलिन आ जाता है और जिसके कारण लो ऑक्सीजन की कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो पॉलीमराइज हो जाता है और जिसके कारण आरबीसी जो है वो सिकल शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसके कारण उसकी ऑक्सीजन कैरिंग की क्षमता कम हो जाती है और जो है उसका लाइफ स्पॉन भी कम हो जाता है। तो इस जगह बेटा आंसर पहला जाएगा, ये एक जीन म्यूटेशन है। ठीक है, सही अनुरूपता का चयन करें बेटा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, देखें तो जो ग्रीवा की गुहा जो है ये ग्रीवा कैनाल होती है। ठीक है बेटा, जो वोम्ब जो है बेटा ये जो होता है भग सेफ नहीं होता है बेटा, ये यूट्रस या गर्भाशय होता है बेटा। इसे हम गर्भाशय करेंगे, यहाँ पे गर्भाशय, ये बात भी गलत हो गई। सही अनुरूपता तो ये हो गया। लैक्टिफेरस नलिका जो है ये वृषण में नहीं, ये बेटा जो है स्तन ग्रंथियों में होता है, स्तन ग्रंथियों में होता है। ठीक, यौन छद बहुत ही कठोर ऊतक नहीं बेटा, बहुत कठोर ऊतक ना हो के बेटा यहाँ पे ये एक बेटा झिल्ली या मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है। तो इस जगह बच्चों आंसर जो होगा इसका पहला होगा। सही अनुरूपता जो है ग्रीवा की गुहा, ग्रीवा कैनाल होगी, जिसे हम सर्विकल कैनाल भी कहते हैं। अंड जननी एक्स पहचानना है, प्राथमिक अंडक द्वितीयक अंडक जो है दी गई प्रतिक्रिया में एक्स और वाई क्रमशः हैं। देखिएगा जो सबसे पहले जो है जो अंडजननी है इसका विभेदन होता है, ये बात सही है। और प्राथमिक अंडक से द्वितीयक अंडक जो है अर्धसूत्री विभाजन पहले के बाद बनता है। तो जो अर्धसूत्री विभाजन के पहले के बाद जो बनेगा वो द्वितीयक अंडक होगा। तो इस जगह पे बेटा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा और इस जगह पे बेटा जो होगा विभेदन होगा। ठीक, आंसर जो होगा इसका पहला होगा। यदि रॉबर्ट में एक वैश्विक आकलन को स्वीकार करें तब अभी तक कुल जो जातियां हैं बेटा अगर देखे जाए तो इनके अनुसार जो है 22% जातियों की खोज हुई है। एक्वाडोर के ये जो कथन है ये गलत हुआ बेटा, 40% न होके 22 जो है प्रतिशत की खोज हुई है। एक्वाडोर के उष्ण कटिबंध के वन क्षेत्र में, जैसे कि एक्वाडोर समनी पौधे की जातियां यूएसए के मध्य पश्चिम में स्थित शीतोष्ण क्षेत्र की वनों से 10 गुना अधिक हैं। तो इस जगह बेटा ये बात सही है। तो कथन 1 जो है बेटा ये गलत है और कथन 2 जो है सही है। इस जगह जो आंसर जाएगा ये तीसरा जाएगा। सामान्य आदमी और हीमोफिलिक आदमी में गुणसूत्र की संख्या उपस्थित होती है। बेटा देखिएगा
सामान्य आदमी में जो गुणसूत्र होंगे वो 46 है, बिल्कुल सही। हीमोफिलिक है जो है, हीमोफिलिक जो है बेटा एक ये जीन म्यूटेशन की बीमारी है जिसे मेंडेलियन भी कहेंगे बेटा। तो इसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या नहीं बदलती है। जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, एबर्सन होते हैं, उनमें क्रोमोसोम की संख्या बदलती है। तो आंसर तो बेटा पहला हो जाएगा इस जगह पे 171 का 4। लेकिन यहाँ देखिए जो 45 देखिएगा, सामान्य में 46 है, लेकिन 45 जो होंगी बेटा वो जो होंगे क्रोमोसोम की नंबर जब बदलेंगे, जैसे ये जो घटनाक्रम है इसके कारण जो है जो हो जाता है सिंड्रोम बीमारी होती। जैसे इस जो हैगा 46 और 45 में ये सामान्य आदमी हो जाएगा और 45 में बेटा जो हो जाएगा ये टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा बेटा। और जो दूसरा है 46 और 47 बेटा जो ये जो होगा बेटा इसमें बेटा जो हो जाएगा क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। सिंड्रोम माने होता है ग्रुप ऑफ डिजीज सिम्टम्स बच्चों। और दूसरा जो हो जाएगा डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक, तो इस बेटा ये बात जो है सिंड्रोम वालों के लिए है। और ये जो हो जाएगी बेटा मेंडेलियन जो होता है डिसऑर्डर या पॉइंट म्यूटेशन के लिए होता है। ठीक, और हीमोफिलिया जो है आपको मालूम है एक जो है ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। आंसर चौथा जाएगा गलत अनुरूपता का चयन करें। पार्श्व प्ररोह वृद्धि साइटोकाइनिन हार्मोन करता है, ठीक है बच्चों। एपिकल जो है वो के लिए बेटा ऑक्सिन होता है। अपास्थानिक प्ररोह निर्माण करता साइटोकाइनिन करता है। शिखाग्र प्रधानता जो है एबी से छुटकारा जो है एबी साइटोकाइनिन करता है, ठीक है बेटा। और अगर हम यहाँ पे देखें पोषकों के संचारण को अवरोधित नहीं करता बेटा, ये प्रोत्साहित करता है, ठीक, बढ़ाता है, प्रोत्साहित। तो इस जगह पे गलत अनुरूपता की बात की जाए तो चौथा होगा, यहाँ पे प्रोत्साहित होना चाहिए बेटा, प्रोत्साहित, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे चौथा जाएगा। रक्त में सबसे कम मात्रा में कौन WBC है? देखिएगा अगर हम यहाँ पे देखें सबसे कम तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या 60 से लगभग 65% होती बेटा। बेसोफिल की जो संख्या जो होती है वो 0.5 से 1% होती है, ठीक। मोनोसाइट जो है 6 to 8% होती है। और इयोसिनोफिल्स जो होती है बेटा ये जो होती हैं ये 2 से 3% होती हैं। इस जगह अगर देखा जाए सबसे ज्यादा आएगा तो न्यूट्रोफिल होगा और सबसे कम पूछा गया है बेटा तो इस जगह बेसोफिल आंसर रहेगा। 171 का दूसरा आंसर रहेगा बेटा, ठीक है बच्चों। ई कोलाई में डीएनए पॉलीमरेज को प्राकृतिक मतलब रेप्लिकेशन पूर्ण करने में समय लगता है। अगर ई कोलाई में डीएनए की रेप्लिकेशन की बात करी जाए बेटा तो रेप्लिकेशन जो है प्रतिकृतियन जो है ये 18 मिनट में होता है, लेकिन इसके बेटा सेल की कोशिका का विभाजन जो है वो 20 मिनट में होता है। तो इस जगह बेटा आंसर 18 मिनट जाएगा। अगर सेल विभाजन की बात आएगा तो बेटा उसमें आएगा वो 20 मिनट होगा, ठीक है। सही अनुरूपता का चयन करें। 176 सही अनुरूपता का बेटा चयन करने जा रहे हैं हम लोग बेटा। देखिएगा इपीब्लेमा जो होता है बेटा अगर हम देखें तो ये रूट की या जड़ की बाहरी परत होती है। पर्ण मध्योतक जो है ये पैरेंकाइमा, ये पत्तियों में पाए जाते हैं, पत्तियों का ग्राउंड टिश्यू है।
पत्तियों का बेटा जो है ये भरण ऊतक जिसे कहेंगे। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है, ये बात भी सही है बेटा, ठीक है। और द्वार कोशिकाएं हैं इनकी इनर भीतरी भित्ति जो होती है वो थिक होती है और बाहरी भित्ति जो है पतली होती है। और इनके चारों तरफ की जो है ये कोशिकाओं को हम जो है सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ये सहायक कोशिकाएं हो गई, सहायक कोशिकाएं हो गई बेटा। और ये जो हो गई द्वार कोशिका हो गई, द्वार कोशिका हो गई। और इसी में बेटा ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इसकी ना आंतरिक भित्ति मोटी होती, बाहर पतली होती। तो आंसर बेटा इस जगह जो है चौथा जाएगा। ये सभी अनुरूपता जो हैं ये सही आ रही हैं। C4 पादपों के लिए बंडल शीत की कोशिकाओं में क्या होता है? बेटा आपको मालूम है C4 जो पौधे हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन 2 बार होता है। एक तो मीजोफिल में होता है पहला, और दूसरा जो फिक्सेशन होता है बंडल शीत में होता है। और बंडल शीत में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो है जिस एंजाइम के द्वारा होता है वो रूबिस्को होता है बेटा। और यहाँ पे कैल्विन साइकिल चलती है, ठीक है। तो कैल्विन साइकिल भी चलेगी। और यहाँ पे बेटा जो C4 एसिड आता है जिसे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है उसका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिसे हम डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और इसके कारण जो है C4 एसिड जो है C3 एसिड में चेंज हो जाता है। C3 एसिड जो है ये CH3COCOH होता है जिसे हम पायरुविक एसिड कहते हैं, पायरुविक अम्ल कहते हैं बेटा। और जो C4 एसिड है ये ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कहलाता है। तो इस जगह बेटा जो है चारों बातें सही, तीनों बातें सही हैं। आंसर चौथा जाएगा। और आपको बेटा ये भी मालूम चाहिए जो बंडल शीत है ये गैसेस के लिए इम्परवियस होती है। इनमें जो है 2 सेल के बीच में अंतरकोशीय जो है इस जगह वो नहीं पाई जाती हैं। कोशाभित्ति इनकी थिक होती है। और इसमें जो है बंडल शीत में कई लेयर पाई जाती जिसे हम क्रांजेनाटोमी के नाम से जानते हैं। अगर बंडल शीत कई लेयर ये पहचान होती है। आपको मालूम है इसके उदाहरण आपको मालूम है बेटा, जो गन्ना हो सकता है बेटा, ज्वार हो सकता है और मक्का हो सकता है, ये इसके उदाहरण है बेटा। 177 का आंसर चौथा जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए। डार्विन का नवीन और शानदार अंतर विचार यह था, उन्होंने दावा किया कि विविधताएं वंशागत होती हैं और जो कुछ एक के लिए संसाधनों की उपयोगिता बेहतर बनाती है, ठीक वास स्थान के लिए अनुकूल करती है, केवल उन्हें इस योग्य बनाती है कि वो प्रजनन और अधिकाधिक संतति छोड़ जाएं या संतति उत्पन्न करें। ठीक है बेटा, ये बात बिल्कुल सही है। लैमार्क ने हिरन नहीं बेटा, हिरन पे नहीं, इन्होंने जिराफ पे किया था काम का उदाहरण दिया जिसमें ऊंचे पेड़ों के चारा पत्तियों को चरने के लिए अपने गर्दन की लंबाई बढ़ाकर अनुकूलन किया। तो अगर देखा जाए तो कथन पहला तो सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है। तो 178 में बेटा कथन सही लेकिन कथन 2 गलत है। उत्तर दूसरा जाएगा। ठीक बेटा, पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 500 मिलियन वर्ष के बाद अर्थात लगभग 4 बिलियन वर्ष पहले जीवन प्रकट हुआ। ठीक है, बात सही है बच्चों, देखिएगा। और पहला कथन सही है। लुई पास्चर ने सावधानी पूर्वक प्रयोगों को करते हुए यह प्रदर्शित किया कि जीवन निर्जीव से निकल कर नहीं बेटा, निर्जीव से नहीं निकलता बेटा, पहले से विद्यमान जीवों से।
पहले से विद्यमान जीवों से निकल कर आया है। तो 179 का अगर आप देखें बेटा तो पहला कथन तो सही है और लेकिन कथन 2 जो है वो गलत है, आंसर दूसरा जाएगा। ठीक है, पुष्पी पादप के लघु बीजाणुधानी के लिए सही कथन का चयन करें। यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से घिरा होता है, बिल्कुल सही है बेटा। सबसे बाहर की ओर जो होता है बेटा एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीसियम है, फिर मिडिल लेयर है, फिर टैपिटम है, ये 4 लेयर होती हैं। सभी 4 भित्ति परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती हैं और पराग कोश के स्फुटन में या अवमुक्त परागकण को अवमुक्त करती हैं। बेटा यहाँ सभी 4 परतें नहीं होगा, 3 परतें होती हैं बेटा, 3 परतें करती हैं। ठीक, सबसे बाहरी परत टैपिटम होती नहीं बेटा, सबसे भीतरी परत ये होती, भीतरी परत हो जाएगी। एंडोथीसियम विकासशील परागकणों का पोषण करती है बेटा, एंडोथीसियम नहीं करती बेटा, टैपिटम करती है। ठीक है बेटा, तो इस जगह देखा जाए बी सी डी तीनों गलत हैं और यहाँ पे वो सही कथन पूछा गया है। तो बेटा पहला है केवल ए, आंसर बेटा यहाँ पे 2 जाएगा, केवल ए सही है। नेक्स्ट बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के भ्रूणपोष के लिए सही है? अगर यहां देखें बच्चों, देखिए भ्रूणपोष जो है ये द्विनिषेचन के बाद बनता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए पहला सिंगैमी होता है और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन है, तो भ्रूणपोष जो है ट्रिपल फ्यूजन के कारण बनता है। भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज दोनों में बनता है, बात सही है बेटा, ये दोनों बनता है। जिनमें एम्ब्रियो के द्वारा पूरा कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो वो अभ्रूणपोषी हो जाता है। जिनमें बचा रहता है उसे हम भ्रूणपोषी कहते हैं। ठीक है, लेगुमिनस वाले बच्चों जो है वो अभ्रूणपोषी होता है। ठीक है, और जैसे बेटा आपके जो है मेजेस हैं ये भ्रूणपोषी होते हैं। दूसरा, इन ऊतकों की कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री पूरित होती हैं और विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए उपयोग किया जाता है, बात बिल्कुल सही है बेटा। अगर यहाँ तीनों बातें सही हैं तो इस जगह बेटा आंसर चौथा जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से संबंधित कौन सा कथन सही है? अगर हम रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा कथन सही जो है सही नहीं है? सही नहीं है बेटा। देखिएगा अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले कथन सही नहीं, देखिए यहाँ पे ई कोआर ब्लंट किनारे का निर्माण ब्लंट नहीं करता है बेटा, ये चिपचिपे या स्टिकी करता है बेटा, ये चिपचिपे या स्टिकी करता है। प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट किनारा और चिपचिपा क्या दोनों, हाँ बेटा ये बात जो है ये सही है। एग्रोज प्राकृतिक पॉलीमर है जो बेटा आपको मालूम है सीवीड से प्राप्त होता है, सीवीड से प्राप्त होता है। ठीक, जो ब्राउन एल्गी रेड एल्गी होती बेटा मैराइन है, तो इसमें से बेटा जो होगा 182 का आंसर पहला जाएगा। जो है कथन सही नहीं है तो आंसर जो है ये पहला जाएगा। ठीक, और जो ये है ये सही है बेटा, तो ये बात सही नहीं है। ठीक है बच्चों, 182 का 1 रहेगा आंसर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में आनुवंशिक पदार्थ के पृथक्करण के लिए गलत अनुरूपता का चयन करें। देखिएगा पादप कोशिका है, चूंकि इसमें सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, उसको हटाने के लिए बेटा एंजाइम सेलुलोज चाहिए, बिल्कुल सही है बेटा, ये बात सही है।
कवक की जो है कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, तो उसके लिए हमें बेटा काइटिनेज चाहिए, ये बात भी सही है। ठीक, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है म्यूरिन पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, उसके लिए जो एंजाइम लाइसोजाइम चाहिए, बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है। तो यहाँ गलत अनुरूपता की बात देखना है बेटा, आरएनए के लिए जो एंजाइम है वो राइबोन्यूक्लियेज चाहिए, पेपकेज नहीं। पेपकेज तो बेटा जो है ये C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड के बड़ा स्थायित्व के स्थिरीकरण के लिए होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइबोन्यूक्लियेज। न्यूक्लियस, ये हो जाएगा आंसर, चौथा जाएगा। जो गलत अनुरूपता यहाँ पे जो होगी वो चौथा रहेगा आंसर। ई को आर फर्स्ट विलगित किया गया है। अगर हम इसको देखते हैं बच्चों, तो ई को आर फर्स्ट जो है ये जीनस है, ये जीनस हो गया। आपको मालूम है इन एंजाइमों के नाम जो है 4 स्टेप के होते हैं। पहला जीनस हो गया, ये जो कैपिटल लेटर, दूसरा ये स्पीसीज हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा, और तीसरा जो है ये स्ट्रेन हो जाएगा, और जो ये हो जाएगा ये ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर। ठीक, और ये जो निकाला गया था EcoR 13 से निकाला गया था, ये बच्चों आप लोग याद कर लेना बेटा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी अनुरूपता सही है? अगर हम यहाँ पे देखते हैं कौन सी अनुरूपता सही है, तो देखेंगे सही अनुरूपता को देखना था, PCR पात्रे डीएनए संश्लेषण। पात्रे मतलब होता है नॉन लिविंग मीडियम में डीएनए का, जिसे इन विट्रो कहा जाता है। अगर लिविंग में कहेंगे तो इन विवो कहा जाएगा। तो पहली बात सही है बेटा। वर्ण योग्य चिन्हक जिन्हें हम सिलेक्टेबल मार्कर कहते हैं, ये प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन जिन्हें एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन ARG भी कहा जाता है, ये बात भी सही है। जीवाणु जो है इसमें बेटा थर्मस एक्वेटिकस, जो बेटा थर्मस एक्वेटिकस के जो एंजाइम निकाला गया था, टैग पॉलीमरेज जो था, हाई टेम्परेचर पे ये एक्टिवेट रहता था, मोर देन 90 डिग्री पे बेटा। और ये जो है जीवाणु जो थर्मस इसका जो यूज किया गया था, जो ये PCR में यूज किया गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सभी बातें सही हैं, 185 का आंसर 4 होगा। 186 बेटा, EFB का पूरा नाम बताना बेटा, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसका पूरा नाम ये होगा, जिसने बेटा जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोकेमिकल प्रोसेस के विषय में बताया था कि ये इसकी 2 कोर टेक्निक हैं। ठीक है बच्चों, तो आंसर इसका सेकंड जाएगा। ये बच्चों आप लोग याद कर लेना। मनुष्य में केवल वृक्क उत्सर्जी अपशिष्टों को बाहर निकालने में शामिल नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि किडनी के साथ और भी आर्गन या पार्ट हैं बॉडी के जो नाइट्रोजनस युक्त जो है वेस्टेज को और उनके साथ और वेस्टेज को बाहर निकालने में सहायता करते हैं, ये बात सही बात इस है। मनुष्य में कुछ अन्य अंग या ग्रंथि जो है जैसे फेफड़ा, यकृत और त्वचा भी उत्सर्जी अपशिष्टों को बाहर निकालने में सहायता करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है बेटा। देखिए तो एक की जो है कथन का कारण बिल्कुल सही यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हो जाएगा बेटा आंसर चौथा हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य में वृक्क के साथ साथ बेटा जो है फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड, लीवर जो है जो यूरिया का निर्माण करता है बेटा, त्वचा भी है ये जो है स्वेट के द्वारा यूरिया अदर एसिड कुछ उनको निकालने में सहायता करती है बेटा। तो आंसर बेटा इसका चौथा जाएगा। लैंगरहैंस द्वीप उपस्थित होते हैं बेटा। अगर हम देखें लैंगरहैंस के जो द्वीप हैं बेटा, यहाँ पे ये जो है एक जो है मिक्स्ड ग्लैंड जो होती है या
संयोजित ग्रंथि है, पैंक्रियाज में पाई जाती है बेटा, ठीक है। और इसमें जो है अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं होती हैं। अल्फा जो है ये जो हार्मोन है ये ग्लूकेगॉन को निकालता है, और बीटा जो है ये इंसुलिन हार्मोन को निकालता है, जो ये दोनों मिलकर हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। पैराथायराइड का जो रिलेशन कैल्शियम से होता है। किडनी जो है जो वृषण जो है बेटा ये रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड होते हैं, ठीक। एड्रीनल ग्लैंड जो है हमारे जो है और जो है जो पार्ट है, जैसे मुख्य रूप से ये जो एड्रीनल ग्लैंड जो है ये कॉर्टेक्स मेडुला की बनी होती है, ये मिनरल्स को भी और कुछ हार्मोन्स को भी और चीजों को नियंत्रित करती है। तो इस जगह पे आंसर बेटा चौथा जाएगा। प्ररोह तंत्र में प्रायः बहुकोशिकीय होते हैं, ये शाखित, अशाखित तथा कोमल और नरम हो सकते हैं। अगर इसकी बात की जाती है तो ये प्रोतंत्र में ट्राइकोम्स जो होते हैं ये एक बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, शाखित भी हो सकते हैं, अशाखित भी हो सकते हैं, सॉफ्ट नरम भी हो सकते हैं और कठोर भी हो सकते हैं। और ये पानी के लॉस को कम करते हैं और ये तनों में पाए जाते हैं। मूल रोम जो केवल एक कोश की होते हैं, जो है मिनरल वाटर को अवशोषण में सहायता करते हैं। पर्ण मध्योतक जो है बेटा ये आंसर तो इसका सेकंड रहेगा। पर्ण मध्योतक बेटा लीफ में पाए जाते हैं बच्चों, और ये जो है बेटा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। सहायक कोशिकाएं जो हैं बेटा ये आपको मालूम है स्टोमेटा के साथ, गार्ड सेल के साथ पाई जाती हैं, और ये जो है बेटा एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेन देन को नियंत्रित करती हैं, ठीक है। और गार्ड सेल्स, और इनके अलावा ये एक्सेस वाटर को भी लॉस करता है और उसको बेटा वेपर फॉर्म में, जिसे हम ट्रांसप्रेशन या वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। तो आंसर बेटा इस जगह पे तीसरा जाएगा, सॉरी बेटा दूसरा आंसर जाएगा ट्राइकोम्स। निम्नलिखित में कौन संरचना मेंढक में 2 से ज्यादा है? बेटा देखिए मेंढक जो है अगर हम देखते हैं जो है आलिंद जो है अगर देखा जाए तो उसमें 2 औलिंद होते हैं बेटा, ठीक, जो हो जाएंगे। वृक्क की संख्या भी 2 होती है, वृषण भी 2 होते हैं बेटा, और शुक्र वाहिकाएं जो होती हैं बेटा ये 10 से 12 होती हैं। तो इसमें देखा जाए 2 से ज्यादा जो संख्या होती है वो शुक्र वाहिकाओं की हो जाएगी। आंसर जो है बेटा इसका चौथा जाएगा। काकरोच का वैज्ञानिक नाम क्या है? काकरोच का वैज्ञानिक नाम बेटा जो है वो पपैवर अमेरिकाना नहीं, गलत है, पेरिप्लेटा अमेरिकाना होता है, ठीक है। पेरिप्लेटा अमेरिकाना इसका वैज्ञानिक नाम है। प्लाइप्लेटा वाइवेक्स बेटा नहीं होगा, गलत है, और फेल्सीपेरम भी नहीं होगा, ठीक है। जो इस जगह पे अगर हम देखेंगे तो ये जो है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, तो गलत है। आंसर बेटा इसका दूसरा जाएगा। इसको बच्चों याद कर लेना। काकरोच के लिए गलत विकल्प का चयन करें। अगर हम यहाँ पे काकरोच के लिए बात करते हैं तो काकरोच जो है बेटा इसका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो है वो बेटा यूरिक एसिड होता है, तो यूरिकोटिलिक हो गया बेटा। गलत चयन की बात हुई तो ये बात सही है। मोज़ेक विजन होता है, मालूम है बेटा आपको, क्योंकि बेटा ये जो है नाइट में जो है ये बहुत ज्यादा सहायता करता है, जिसमें किसी भी चीज की इमेज जो है कई पार्ट बनती है, उसे मोज़ेक विजन कहते हैं। और ये इसमें मेटामॉर्फोसिस जो है इनकम्प्लीट होती है, जिसे हम पायरोमेटाबोलस कहते हैं। इसमें लार्वा की जगह निम्फ स्टेज होती है, और निम्फ स्टेज जो है रिजेंबल करती है एडल्ट से, केवल विंग्स इसमें, और विंग्स की जगह विंग पैड पाए जाते हैं। ये बेटा डायोसियस होता। आंसर जो जाएगा चौथा जाएगा। मोनोसियस ना होके ये बेटा एक लिंगी डायोसियस होता है, ठीक है। इसे मेल और फीमेल जो काकरोच हैं बच्चों वो अलग अलग होते हैं। चौथा आंसर रहेगा। कोलेजन तंतु अनुपस्थित होते हैं बेटा।
आपको मालूम है बेटा, देखिएगा जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें फ्लूइड, फाइबर और सेल्स होती हैं। फाइबर में रेटिकुलर फाइबर होता है, कोलेजन फाइबर होता है, इलास्टिन फाइबर होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अस्थि में कोलेजन होता है और भी फाइबर्स होते हैं, उपास्थि में फाइबर होते हैं, एरोलर में भी बेटा जो है ये इलास्टिन भी होता है बेटा, कोलेजन भी होता है और रेटिकुलर भी होते हैं। ध्यान रखना बेटा, ये जो एक ऐसा है जो आरबीसी जो है बेटा, आरबीसी कहें या ब्लड कहें, ठीक है, इनमें कोई फाइबर नहीं पाया जाता है। ब्लड ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ब्लड एक टिश्यू हो गया और जो आरबीसी एक सेल हो गई। तो ब्लड या आरबीसी जो है बिना फाइबर के होते हैं। इनमें फाइबर का जो ब्लड का जो निर्माण होता है वो केवल क्लॉटिंग के समय होता है और वो फाइब्रिन फाइबर होता है। वैसे जो होता है बेटा इसमें फाइबर अनुपस्थित पाए जाते हैं। 193 का बेटा चौथा जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि के लिए विषम है? अगर देखिएगा, म्यूकस बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक। देखिए जिनमें बेटा देखिएगा बहिस्रावी मतलब होता है एक्सोक्राइन, जिनमें डक्ट होगी उन्हें बहिस्रावी कहेंगे, जिनमें नलिका नहीं होगी उसे अंतःस्रावी कहेंगे। तो बेटा तेल भी बेटा ये बहिस्रावी है, कर्णमोम भी बहिस्रावी, हार्मोन जो होते हैं बेटा ये अंतःस्रावी होती है। तो इस जगह बेटा आंसर चौथा जाएगा। सही अनुरूपता का चयन करें बच्चों। देखिए सही अनुरूपता का चयन करना है बेटा। यहाँ पे देखिएगा न्यूरोस्पोरा जो है बेटा, आपको मालूम है जो न्यूरोस्पोरा है ये एस्कोमाइसिटीज में आता है बेटा, एक बहुकोशिकी विषम कोशी है, ये सही है। ट्राइकोडर्मा एक कोशिकी नहीं होता बेटा, ट्राइकोडर्मा जो है ये बहुकोशिकी होता है। डेस्मिड जो बहुकोशिकी नहीं बेटा, ये एक कोशिकी होता है। प्रोटिस्टेंस होते हैं बच्चों, गोल्डन एल्गी, सुनहरी शैवाल, एक कोशिकी हुआ बेटा। और यू बैक्टीरिया सत्य नहीं, असत्य नहीं, सत्य बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ठीक है। तो इस जगह 195 195 का आंसर बेटा पहला जाएगा। सही अनुरूपता का चयन करें बेटा। देखिएगा उपास्थि कशेरुक दंड, साल्पा, नोटोकॉर्ड केवल लार्वा की पूंछ में, हाइला, अस्थिल अस्थिल कपाल लैंप्रे, चार कच्छी हृदय जो है ये कुत्ता। अब हमें आपको बेटा इसमें ये देखना है कि कौन सा आंसर सही जाएगा बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, ठीक है, देखिए उपास्थि कशेरुक दंड लैंप्रे में होती बेटा, ठीक, और नोटोकॉर्ड केवल लार्वा की पूंछ में होती है, तो ये साल्पा होता है, ठीक। मैं यहाँ पे सैड याद कराता हूं, साल्पा हो गया, एसिडिया हो गया, डोलियोलम हो गया बेटा, ठीक है। और अस्थि अस्थि कपाल जो है बेटा ये हाइला हो जाएगा, और चार कच्छी हृदय बेटा ये कुत्ता हो जाएगा। तो इस जगह पे अगर आप मिलाते हो बेटा तो आंसर जो है ये दूसरा जाएगा, ठीक है बेटा, उपास्थि नोटोकॉर्ड, ठीक है बेटा, 30 सेकेंड आंसर जाएगा। 197 सही अनुरूपता का चयन करें। देखिएगा प्रोटोकॉर्डेट एसिडिया हो जाएगा, वर्टिब्रेट कोबरा हो जाएगा, रेप्टाइल है, हेमिकॉर्डेट सैग्लोसस या बेलेनोग्लोसस हो जाएगा, आर्थ्रोपोड क्यूलेक्स हो जाएगा।
आंसर बेटा पहला जाएगा। गलत अनुरूपता का चयन करें। बेटा देखिएगा, गलत अनुरूपता का चयन करें बच्चों। देखेंगे संबंधित वंश का समूह जाति है, नहीं, संबंधित जाति का समूह वंश है। यहाँ बेटा जाति होना चाहिए और यहाँ बेटा वंश होना चाहिए। तो पहला ही बेटा ये गलत अनुरूपता है। फैमिली ऑर्डर हो जाएगा, संबंधित क्लास हो फाइलम हो जाएगा, और संघ का समूह जो है वो जगत हो जाएगा। ठीक, आपको मालूम है PCOFGS। बेटा देखिएगा, स्पीसीज से जीनस बनता है, मतलब ये, और जीनस से फैमिली बनती है, फैमिली से बेटा ऑर्डर बनता है, ऑर्डर से बेटा क्लास बनता है, और कई क्लास से मिलकर फाइलम बनता है बेटा। ठीक है, तो इस जगह बेटा 198 का जो गलत अनुरूपता जो है वो पहला होगा। ठीक है, देखिए फैमिली से ऑर्डर, फैमिली से ऑर्डर हो गया, ये आप देख सकते हैं बेटा। फिर क्लास से बेटा समूह, क्लास समूह जो है फाइलम बनाता है, ये फाइलम बना, और कई फाइलम मिलके किंगडम बनाते हैं बेटा, किंगडम बनाते हैं बेटा। ठीक है बच्चों, तो आंसर इसका पहला जाएगा। सही अनुरूपता का चयन करें बेटा। देखिएगा पीढ़ी एकांतरण जो है, अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर इसमें देखें तो ये चीज है। देखिए हैप्लॉइड जिसे गैमेटोफाइट कहते हैं, डिप्लॉइड जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं, एक दूसरे के बाद आने के क्रम को हम बेटा पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो ये जो हो जाएगा प्लांटी का लक्षण है। ठीक, होलोजोइक, होलोजोइक जो हो जाएगा बेटा, ये एक पोषण विधि होती है जंतुओं की। ठीक, एस्कोकार्प जो है एक फलनकाय है बेटा, और मलेरिया परजीवी जो है, जो आपको मालूम है प्लाज्मोडियम होता है, और ये जो है प्रोटिस्टा है। तो इस जगह पे आंसर जो हो जाएगा A2, B3, C4 और D1, आंसर दूसरा हो जाएगा बेटा। हमारे सेशन का बेटा अंतिम क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। देखिएगा यहाँ पे सिड्रस जो है बेटा, सिड्रस जो है ये एक जिम्नोस्पर्म है बेटा। ठीक, तो सिड्रस जिम्नोस्पर्म है। सिलेजनेला जो है टेडोफाइट होता है। पॉलीट्राइकम जो है, ये पॉलीट्राइकम जो है ये ब्रायोफाइट होता है बेटा। और लैमिनेरिया ब्राउन एल्गी है, ये शैवाल होता है। ठीक, सिड्रस जिम्नोस्पर्म, सिलेजनेला टेडोफाइट, पॉलीट्राइकम ब्रायोफाइट मॉसेस होते हैं बच्चों। लैमिनेरिया जो होता है बेटा, ये जो है ब्राउन एल्गी होती है। तो इस जगह आंसर दूसरा जाएगा बेटा। ठीक है बच्चों, बेटा हमारा बेटा सेशन कंप्लीट होता है बेटा। हमने बेटा आप लोगों का, मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी बच्चों के पूरे अच्छे से क्वेश्चन सही होंगे, और अच्छे से उन्होंने हिंदी माध्यम से बेटा इसको डिस्कस भी किया है। थैंक यू बेटा, मेहनत करते रहो, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो बेटा। थैंक यू बेटा, हम लोगों का आशीर्वाद है। ठीक है बच्चों।